हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का हमारा सेशन जो एनिमल हस्बेंड्री का 10th लेक्चर होगा, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अगर आपको याद होगा तो हमने कल वाला लेक्चर पूरा पढ़ लिया था मतलब कल हम जो पढ़ रहे थे वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। कल के लेक्चर के अंदर पहले तो हमने गोट ब्रीड्स को पढ़ा था, गोट ब्रीड्स हाउसिंग वाला पार्ट पढ़ा था, उसके साथ साथ पिछले लेक्चर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी पढ़ लिया है और उसके अलावा हमने कुछ एक पार्ट और पढ़ा था कल के सेशन के अंदर, बट टॉपिक एंड हो गया था। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं कहां से? आज मैं स्टार्ट करूंगा किसके? हम बात करेंगे एनिमल डिजीज की, पशुओं की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। एनिमल न्यूट्रिशन हमने कल लास्ट में पढ़ा था, तो आपको याद होगा सबसे लास्ट में मैंने टाइप ऑफ राशन बताए थे। मेंटेनेंस राशन था, फिर प्रोडक्शन राशन था, फिर वर्क राशन था, ग्रोथ राशन था, प्रेगनेंसी राशन था और लास्ट में सर्विस राशन हमने पढ़ा था। तो वो वाला पार्ट हमारा पूरा हो चुका था। आज नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल डिजीज, पशुओं के अंदर होने वाली बीमारियां। अब पशुओं के अंदर होने वाली बीमारियों की बात करेंगे तो बीमारियां बहुत सारी होती हैं और बीमारियां जो है वो क्या है, वो कॉमन है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पशुओं के अंदर भी होती है और इंसानों के अंदर भी होती हैं। तो बीमारियों की डिजीज की बात करने से पहले बीमारी होती क्या है उसकी बात कर लेते हैं। और बीमारी क्या होती है अभी के लिए थोड़ा शुरुआत में इंट्रोडक्शन ना हमसे करते हैं, हमसे मतलब मनुष्यों से, ह्यूमन से रिलेट करेंगे ताकि एक बार अंडरस्टैंड कर लो, फिर पशुओं की बीमारियों पे चले जाएंगे। और आज के लेक्चर के अंदर मैं कुछ वर्ड हिंदी के यूज करूंगा। उसका कारण ये कि कुछ बीमारियों के नाम ऐसे हैं कि हिंदी से समझने से, हिंदी नाम पढ़ने से ज्यादा समझ आ जाता है। तो आपने देखा होगा मैं आपके बाइलिंगुअल बैच के अंदर कभी हिंदी वर्ड पीपीटी पे तो नहीं लेके आता हूं, लेकिन आज होंगे तो इसीलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। तो कोई अगर वेस्ट बंगाल से है, साउथ से है, जिनको हिंदी ना पढ़नी आती है बट समझ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आधा वर्ड या वरना मैं नहीं करूंगा ऐसा कुछ भी। चलो पॉइंट पे आते हैं। बात करते हैं किसी डिजीज की। क्या आपको कभी कोई बीमारी हुई है? ऑफ कोर्स यस, फीवर एक नॉर्मल बीमारी है। अब बीमारी के अपोजिट जो होता है वो होती है हेल्थ। अब बीमारी और हेल्थ में क्या डिफरेंस है आपसे पूछता हूं। क्या आप इस टाइम पे स्वस्थ है कि बीमार है? क्या आप हेल्दी है या डिजीज है? आप बोलेंगे सर मैं हेल्दी हूं। तो आप खुद को हेल्दी कैसे बोल रहे हो? ऐसा क्या है आपके पास जिस कारण से आप खुद को हेल्दी बोल रहे हो? ओके, आपके पास ऐसा क्या है जिस कारण से आप खुद को हेल्दी बोल पाते हो? वो है आपके पास आपकी हेल्थ। अच्छा, हेल्थ क्या होता है? हमारे जो बॉडी के अंदर ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग काम है। जैसे मैं इस टाइम पे हाथों के इशारे कर रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं, सेम टाइम पे सांस भी ले रहा हूं, खड़ा भी हूं, पैरों से चल फिर भी रहा हूं और मेरी बॉडी के अंदर जो हार्ट है वो फंक्शनिंग कर रहा है, बाकी जो ऑर्गन है वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो जब बॉडी के सारे ऑर्गन नॉर्मली फंक्शन कर रहे होते हैं वो कंडीशन क्या होती है? उस कंडीशन को हेल्थ कहा जाता है। तो अगर आपकी बॉडी का टेंपरेचर नॉर्मल है, सांस आप नॉर्मल ले रहे हैं, खाना आपने खाया वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो आप क्या है? आप एक हेल्दी पर्सन है। बट इसके अपोजिट अगर आपकी बॉडी नॉर्मल ना करके क्या कर रही है? एबनॉर्मली फंक्शन कर रही है कि सर आज खाना तो खाया था बस एसिडिटी हो गई, पेट दर्द हो रहा है, सर बहुत दर्द हो रहा है, सर थोड़ा टेंपरेचर सा ज्यादा फील हो रहा है, तो आप हेल्दी नहीं है। फिर किसी ना किसी ऑर्गन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है और आपको क्या हो गया जी? कोई बीमारी हो गई है। आप हेल्थ के अपोजिट क्या हो गए? डिजीज हो गए। तो हेल्थ एक नॉर्मल कंडीशन हो गई और डिजीज है वो क्या हो गई? वो एक एबनॉर्मल कंडीशन हो गई। ऐसा ही एनिमल के साथ होता है। एनिमल के साथ भी क्या होता है? जब कोई बीमारी होती है ना, तो बीमारी जब होती है तो वो यही सिम्टम देखे जाती है। सबसे कॉमन सिम्टम जो बीमारियों के होते हैं वो सबसे पहला होता है टेंपरेचर का बढ़ जाना। आपने देखा होगा कभी कभी दिन में काम ज्यादा कर लो, शाम को बॉडी का टेंपरेचर राइज हो जाता है, जो कि फीवर नहीं होता, थोड़ा सा टेंपरेचर बढ़ा होता है, लाइक यार बुखार थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, बिकॉज़ बॉडी आपको इंडिकेशन दे रही थी कि आपने ज्यादा काम कर लिया, आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो बीमारी का मतलब बस इतना सही है कि जब मेरी बॉडी का फंक्शन जो है, मेरी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है, वो बीमारी हो गई। नाउ बीमारियों के दो तरीके होते हैं। बीमारी के दो तरीके मतलब बीमारियों के लिए दो काम किए जाते हैं। दो काम मतलब या तो डिजीज को प्रिवेंट किया जाता है या उनको कंट्रोल यानी कि क्योर किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं आप किसी बीमारी को पी फॉर प्रिवेंट करना चाहोगे या सी फॉर क्योर करना चाहोगे? पी या सी लिख के बताओ। ऑफ कोर्स आप सही ही बोलेंगे। एक बच्चे ने सी कहा है, साक्षी भी सी कह रही है, बट बाकी सब लोग पी लिखते जा रहे हैं। लॉजिकल सी बात है, हम किसी भी बीमारी को क्योर नहीं करना चाहेंगे, हम हर बीमारी को प्रिवेंट करना चाहेंगे। बट प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट का मतलब रोकथाम करना कि मुझे बीमारी हो ही ना यार, तो बात ही खत्म। मुझे ट्रीटमेंट लेना क्यों है? मुझे क्योर करना क्यों है? मुझे कंट्रोल करना क्यों है? मैं बीमारी होने ही नहीं दूंगा। हम बहुत सारे काम करते हैं जिससे हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें बीमारियां ना हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या आप अपने नेल्स को काटते हैं? क्या आप ट्रिमिंग करते हैं? क्या आप अच्छा खाना खाते हैं? क्या आप सुबह नहाते धोते हैं? क्या खुद को साफ रखते हैं? क्या अपना कमरा क्लीन करते हैं? ये सब क्यों कर रहे हो? सर ये सब कर रहा हूं ताकि मेरे शरीर में कोई बीमारी ना फैले। तो देखो ना, आप बीमारी क्या कर रहे हो? आप बीमारी को प्रिवेंट कर रहे हो, है ना? तो प्रिवेंशन का मतलब बीमारी को आने ही ना देना। तो मैं क्योर क्यों करूं? क्योर तो तब करना पड़ेगा जब बीमारी मुझे हो जाएगी। बढ़िया बात है कि मुझे बीमारी हो ही ना, है ना? वो क्या हो जाएगा? वो प्रिवेंशन हो जाएगा। ऐसा आपने सुना भी होगा, कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना? प्रिवेंशन जो है क्योर से बेटर है। क्यों? प्रिवेंट कर लो, बीमारी को आने ही मत दो। तो प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रिवेंशन के लिए हम हाइजीन और सैनिटाइजेशन यूज करते हैं। हाइजीन और सैनिटाइजेशन दो वर्ड आपने कोरोना टाइम में बहुत अच्छे से सुने होंगे। दोनों का मतलब क्या होता है? देखो, हाइजीन का सिंपल सा मतलब होता है अगर आप अपने आप को साफ सुथरा रखते हो, अगर आप खुद को साफ सुथरा रखते हो तो वो क्या है? वो हाइजीन है। और आप अपने आसपास के एनवायरमेंट को क्लीन रखते हो, वो क्या है? वो सैनिटाइजेशन है। बात समझ आई होगी आप लोगों को, है ना? वो क्या है? सैनिटाइजेशन। और ये वाला जो आपने खुद को क्लीन किया, ये क्या है? हाइजीन। तो आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, वो हाइजीन का पार्ट है। लेकिन आप साफ सुथरे एरिया में खाना बनाते हैं, वो अपने आप में क्या हो गया? वो सैनिटाइजेशन हो गया। तो हाइजीन और सैनिटेशन या सैनिटाइजेशन से क्या हो जाता है? बीमारियां प्रिवेंट हो जाती है। इसीलिए घर के अंदर हर दिन सुबह झाड़ू पोछा किया जाता है कि जो इंसेक्ट है, जो बैक्टीरिया है, वो मार दिया जाए और बीमारियां घर के अंदर ना फैले। ठीक है, प्रिवेंशन हो गया। पर अगर प्रिवेंट आपने किया तो क्या गारंटी है कि प्रिवेंट करने से बीमारियां नहीं होंगी? गारंटी नहीं है, फिर भी बीमारी हो सकती है। अब जब बीमारी हो जाएगी ना, तो अब आपको उस बीमारी को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बीमारी को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब बीमारी को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? देखिए, बीमारी को कंट्रोल करने की बात करेंगे तो वो ये कि जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो दो काम करने पड़ेंगे। एक तो ये, जैसे मान लो कोई वायरल डिजीज आपको हो गई, कोरोना को छोड़ दो, वायरल फीवर भी तो होता है ना यार। अगर वायरल फीवर हो गया तो क्या आप घर वालों के साथ बैठ के खाना खाएंगे? क्या उनके आसपास जाएंगे? क्या अपने यूज किए हुए जो कपड़े पड़े हैं या फिर जो टॉवल उनको देंगे? नहीं। तो आप क्या कर रहे हो? जब आपको फीवर हो गया तो खुद मेडिसिन लोगे ताकि आप ठीक हो जाओ। तो आप डिजीज को कंट्रोल कर रहे हो और आप लोगों से दूर रह रहे हो ताकि उनको ना हो जाए। तो डिजीज कंट्रोल का मतलब होता है जो डिजीज एनिमल है उनको ठीक करना और नए एनिमल में जाने से उसे क्या करना? बचाना। तो जिन लोगों को कोरोना हो गया था उस टाइम पे हम डिजीज कंट्रोल कर रहे थे कि उस कोरोना हुए बंदे को क्वारंटीन कर दो, अलग कर दो, सेपरेट कर दो ताकि दूसरे लोगों के अंदर बीमारी ना जाए, प्लस उसको दवाइयां ताकि वो बंदा भी ठीक हो जाए। तो न्यू इन्फेक्शन को कम करना और जिसको हो गया उसे ठीक करना, वो क्या होता है? कंट्रोल। आपको प्रिवेंशन समझ आ गया, कंट्रोल समझ आ गया और आपको ये भी समझ आ गया प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल तो डॉक्टर का काम होता है। हर बीमारी के कंट्रोल के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है, लेकिन प्रिवेंशन हम लोग करते हैं। अब ये हाइजीन सैनिटाइजेशन मैंने आपको बता दिया मनुष्यों के लिए, बट अगर पशुओं की बात करेंगे, पशुओं के अंदर बीमारियां कैसे प्रिवेंट करें, तो प्रिवेंशन का वहां भी सेम तरीका है, हाइजीन और सैनिटाइजेशन यूज कीजिए और छोटी एज के अंदर टाइमली क्या करवाइए? वैक्सीनेशन। आपके नोट्स के अंदर अलग से आपको डेटा दिया जाएगा जहां लिखा होगा कि वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो एनिमल का जो वैक्सीनेशन है वो कैसे कैसे करवाया जाता है, किस किस टाइम पे करवाया जाता है। तो वैक्सीनेशन भी क्या करता है? प्रिवेंट करता है। और उसके साथ साथ क्या है? अगर आप साफ सफाई रखेंगे वो प्रिवेंट करता है। क्या पशुओं को अच्छा खाना देना बीमारी को प्रिवेंट कर सकता है? डेफिनेटली यस। अच्छा खाना देंगे तो पशु क्या होगा? हेल्दी होगा। हेल्दी होगा तो उसमें बीमारियां नहीं फैलेंगी। ठीक है जी, चलो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। मैं लेक्चर को स्टार्ट नहीं करूंगा। स्टार्ट करने से पहले लेक्चर की टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको पहले से पता चल जाए कि हम क्या क्या टर्म्स पढ़ने वाले हैं, आगे जो टेक्निकल टर्म्स हैं। वैसे अब ये लेक्चर इजी हो गया है। आप बोलो कैसे?
आपको 2020 से पहले ना मुझे एनिमल हस्बेंड्री में ये लेक्चर सबसे मुश्किल लगता था, क्योंकि इसमें बच्चों को समझ नहीं आता था, नए नए वर्ड आते थे, वो कंफ्यूज आते थे। बट आफ्टर 2020 ये लेक्चर मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि इसमें जो आने वाला है ना 20 से 30% हमने कोरोना टाइम के अंदर देखा हुआ है। आपको हाइजीन और सैनिटाइजेशन फटाफट से क्यों समझ आ गया, क्योंकि भाई साहब रटवा दिया 2 सालों के अंदर कि करिए अपने हाथों को सैनिटाइजेशन लगाइए, सैनिटाइजर के ऊपर, है ना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहला तो मैंने आपको बता ही दिया डिजीज का मतलब क्या हुआ। डिजीज का मतलब हुआ एब्नॉर्मल कंडीशन, कि कोई भी एब्नॉर्मल कंडीशन है जी, है ना, वो किसको हो गई है, वो आपके एनिमल को हो गई है। उस एब्नॉर्मल कंडीशन को क्या बोला जाएगा, उसे डिजीज कहा जाएगा। उसके बाद वर्ड लिखा गया डिजीज कंट्रोल। डिजीज कंट्रोल में क्या करोगे, रिड्यूस करोगे न्यू इन्फेक्शन को, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शन एंड इंप्रूविंग डिजीज एनिमल। जिसको हो रखा है उसको इंप्रूव करो, और आगे ना हो इसलिए रिड्यूस करने के उसको अलग कर दो, ठीक है, उसे डिजीज कंट्रोल कहा जाता है। 2 वर्ड आपने पढ़े होंगे, एक होता है क्वारंटीन, एक होता है सेपरेशन, जिसे टेक्निकली क्या कहा जाता है, सेग्रीगेशन, आइसोलेशन, सॉरी। एक होता है क्वारंटीन, एक होता है आइसोलेशन। क्वारंटीन का मतलब क्या होता है, जब किसी पशु को, मान लो मेरे पास एक डेयरी फार्म है और 50 गाय वहां पे है, मैं एक नई गाय को लेके आ रहा हूं, आज मैं लेके आया हूं, जिसे मैं आज लेके आया हूं, क्या इसे आज के आज ही उन 50 गाय जो मेरे पास पहले है, जो 50 काउज मेरे पास पहले है, उनके साथ इन्वॉल्व कर दूं? आप बोलोगे नहीं सर, नया एनिमल है, उसके अंदर क्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है, तो सर क्या करिए, उसको पहले क्वारंटीन कीजिए, 5 7 10 दिन के लिए अलग रखिए। कोई बीमारी नहीं होती है तो फिर उसे क्या कर दो, इंक्लूड कर दो उनके अंदर। तो आप बीमारी होने से पहले जो अलग रखते हो किसी एनिमल को, ह्यूमन को, उसे क्वारंटीन कहा जाता है। तो आपको कोरोना हुआ था कि नहीं, पर आप जब नई जगह पे जा रहे थे तो ट्रैवल करके आए थे, इसलिए आपको क्या किया जा रहा था, क्वारंटीन। याद है, क्वारंटीन वर्ड समझ आ गया। दूसरा दूसरा वर्ड क्या होता है, दूसरा वर्ड है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, आइसोलेशन की बात करेंगे तो वो जो मेरे पास 50 काउज है, उसमें से अगर किसी एक गाय को बीमारी हो गई तो उसका ट्रीटमेंट तो करूंगा। तो ट्रीटमेंट कैसे करूं, उन्हीं के साथ करूं या इसे अलग कर दूं? सर उनके साथ मत करो, बीमारी फैल सकती है, उसे अलग कर दीजिए। तो ये जो मैंने अलग किया है इसे कहा जाता है आइसोलेशन, और वो जो मैंने बीमारी होने से पहले ही अलग रखा उसे कहा जाता है क्वारंटीन। क्या बात समझ आई, आइसोलेशन वर्सेस क्वारंटीन, समझ गया सारे लोग, समझदार लोग। आगे चलता हूं, अगला आ गया डिजीज इरेडिकेशन। देखो भैया डिजीज तो है बीमारी, डिजीज कंट्रोल का मतलब क्या है, डिजीज कंट्रोल का मतलब नई इन्फेक्शन कम करना और जिसको हो गया उसको ठीक करना। अब आगे डिजीज इरेडिकेशन। इरेडिकेशन को हिंदी में कहा जाता है उन्मूलन, या फिर हिंदी में जड़ से उखाड़ फेंकना। किसी प्लांट के ऊपर बीमारी हो गई है, उस बीमारी को ठीक कर रहे हो, पर अगर प्लांट को जड़ से उखाड़ फेंका, अब बीमारी भी गई, प्लांट भी गया। कुछ इस तरह से होता है क्या डिजीज इरेडिकेशन। जब कोई बीमारी बड़े स्केल पर फैल जाती है और बहुत ज्यादा नुकसान करती है, तो हमारे जो हेल्थ केयर पर्सन होते हैं वो उस बीमारी के पीछे ही पड़ जाते हैं कि इसको इरेडिकेट कर देंगे। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, देखो इरेडिकेशन को समझने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि वर्ल्ड में इस टाइम पे जो कोरोना के पेशेंट है वो 1 लाख है पूरे वर्ल्ड के अंदर, है ना। अब क्या हुआ, हमने इसको कंट्रोल करना शुरू किया, 1 लाख से वो कितने रह गए, 50,000, और कम करना शुरू किया। अब 50,000 से वो कितने रह गया, 5,000, और कम किया। अब कितने रह गया, 1,000 रह गया। अब 1,000 पेशेंट जब होंगे तो क्या लगता है, क्या नए पेशेंट भी आ रहे होंगे, हाँ कुछ नए भी आ रहे होंगे। तो इरेडिकेशन के अंदर क्या किया जाएगा, हर एक पेशेंट पे बहुत फोकस किया जाएगा। इस टाइम पे ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था, अब थोड़ा ज्यादा किया जा रहा है, अब वो ज्यादा किया जा रहा है, अब वो ज्यादा किया जाएगा। अब फाइनली पेशेंट बच गए हैं 10, भाई साहब इनको हिलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में यही 10 लोग बचे हुए हैं। तो इन 10 को तो ये बोलोगे तिहाड़ जेल के अंदर डाल दिया भैया, हिलना मत, निकलना मत, कहीं जाओगे तो बीमारी फैल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 10 से 9, 9 से 8 कर करा के फाइनल एक दिन आएगा जब पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना के केस क्या हो जाएंगे, एकदम जीरो, मतलब कोरोना वर्ल्ड से क्या हो जाएगा, इरेडिकेट। तो सारे के सारे इन्फेक्शंस को खत्म कर देना उसे क्या कहा जाता है, उसे इरेडिकेशन कहा जाता है। जब कम होते हैं, क्या जब कम होते हैं पेशेंट उस टाइम बीमारी ज्यादा सीरियस होती है। क्या आपको याद है कोरोना जब आया था उस टाइम पे जब किसी बंदे को हो रहा था, ओ माय गॉड भाई साहब, वो हॉरर मूवी से कम नहीं था। उस बंदे के साथ क्या नहीं किया जा रहा था। मेरी सोसाइटी के अंदर एक पर्सन था जहां मैं रहता था, पहले भी तो मैंने घर चेंज किया, उस बंदे कोरोना हो गया बिकॉज़ ग्रोसरी क्या करता था, बांटता था, तो ग्रोसरी बांटना अलाउड था उस टाइम पे। तो एक तो वो बंदा था मेरी कॉलोनी से बाहर जाता था, दूसरा बंदा था मैं, क्योंकि मेरी कॉलोनी के जस्ट बाहर मेरा कोचिंग सेंटर था, पीछे से गेट था, तो घर से बाहर निकलता था, गेट से अंदर घुसता था, पीछे से ऑनलाइन क्लास चलती थी, पढ़ा के आ जाता था। जब उसको कोरोना हुआ ना, मेरी सोसाइटी के एंट्रेंस गेट पे लॉक लगा दिया गया कि इस सोसाइटी में किसी और को भी कोरोना हो सकता है, बाहर जाएगा तो फैल जाएगा। भाई साहब लोगों की नजरें जो मेरी तरफ आती थी ना, मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, जिसको तुम सरल गुरु कहते हो ना, सोसाइटी देख रही कितना गंदा इंसान है, कितना गलत काम कर रहा है, बाहर जा रहा है। तो रीजन वो उस टाइम पे केस क्या थे, नो बहुत कम थे, तो बहुत सीरियस लिया जा रहा था। लेकिन जब केस बढ़े फिर क्या कोरोना से, आज किसी कोरोना हो रखा कहीं घूम रहा कौन जान रहा है, लेकिन उस टाइम बहुत दिक्कत थी। तो पेशेंट जब कम हो गया ना तो उसे बहुत सीरियस लिया जाएगा। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आई होगी। और जब जीरो केस हो जाएंगे, एक भी नहीं हुआ, इफ अ पर्टिकुलर डिजीज इज एलिमिनेटेड इट इज कंसीडर्ड एज इरेडिकेटेड। एकदम से क्या हो गया, इरेडिकेट हो गया जब जीरो केस हो गया। तो कोरोना तो अभी तक इरेडिकेट नहीं हुआ, लेकिन पशुओं के अंदर एक बीमारी है ना, क्या बीमारी है जो बहुत डेंजरस है, वायरल डिजीज है, जिसने हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे पशुओं को मारा है। लेकिन अच्छी बात है कि आज उसे खत्म किया जा चुका है। अब वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका एक भी केस पूरी दुनिया में नहीं है। थैंक यू सो मच जो लोग लिख रहे हैं। किसी ने लिखा है एलएसडी, वो तो गलत उत्तर है, लेकिन बाकी लोग सब सही लिख रहे हैं। उस बीमारी का नाम है जी रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट जो डिजीज है अब वो पूरे वर्ल्ड से क्या हो चुकी है, इरेडिकेट। रिंडरपेस्ट का एक भी केस नहीं है। पर सोच के देखो, किसी एक गाय को रिंडरपेस्ट अगर आज हो जाए तो आपको पता है ना, साइंटिस्ट रिसर्चर कितना सीरियस हो जाएंगे, उठा के ले जाओ उस गाय को, हिलने मत देना इसे, क्योंकि वायरस आ गया तो फिर से वर्ल्ड में फैल जाएगा। तो अभी वो क्या हो चुकी है, इरेडिकेट हो चुकी है। इरेडिकेशन समझ आ गया। हाइजीन सैनिटाइजेशन मैंने आपको पहले समझा दिया। हाइजीन इन फोकस ऑन कीपिंग अस क्लीन, खुद को क्लीन रखना, व्हाइल सैनिटेशन फोकस ऑन व्हाट टू डू विद द वेस्ट व्हाट वी प्रोड्यूस। जो हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, चिप्स खाए कचरा करके, और जो कचरा है वो क्या करते हैं सर, फेंक मारते हैं। मुझे पता तुम क्लास में कहोगे नहीं नहीं मैं नहीं फेंकता, ये ऐसा होता है, हम हाथी जैसे ही है, खाने के दांत और दिखाने के और है हमारे। देखो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, बताओ चिप्स खा के पैकेट क्या करते हो, वहीं फेंक देते हो? कह दो नहीं, पता है, दिल नहीं मान रहा, हाँ करने की बात नहीं है, पर आप जानते हो आप में से 99% लोग वहीं के वहीं फेंकते हैं, वहीं के वहीं, ज्यादा दूर भी नहीं, एटलीस्ट कोई देख लो कॉर्नर के अंदर डालो, नहीं चलते हुए आ जाकर सेट थले, है ना। तो ऐसा ही हम लोग करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए क्या कीजिए, उस वेस्ट को क्लीन कीजिए, वो सैनिटाइजेशन है, और खुद को क्लीन कीजिए, तो वो क्या हो गया, दैट इज हाइजीन। समझ आ गया सब लोगों को? आगे चलते हैं। ओके, कोई बता रहा है पुणे के अंदर फाइन लग जाता है। हाँ फाइन, देखा आगे ना बात, फाइन लग जाता है फिर नहीं डालेंगे, क्योंकि जब फाइन लग रहा था फिर तो मास्क भी हम पहन रहे थे। आजकल पहन रहे हो क्या, नहीं ना, क्योंकि क्या नहीं लग रहा फाइन। आपको पता है उसमें वीडियो वायरल हुई थी, वो बंदा बता रहा था, कहता पहले मुझे मास्क लगाने पर सांस लेने में दिक्कत हुआ करती थी, फिर एक दिन मेरा 1000 रुपए का चालान कट गया, अब मास्क लगाने के बाद भी काफी अच्छे से सांस आती है। ऐसा ही है ना, पनिशमेंट जब मिलती है फिर हम सुधर जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला आ गया वैक्सीनेशन। ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, तुमने भी करवाया ही होगा, है ना। वो आपकी कौन सी थी भाई साहब, पहली वैक्सीन थी, फिर दूसरी थी, फिर बूस्टर डोज आ गया। बूस्टर तुमने नहीं लगवाई है सबने, बट फर्स्ट सबने लगवाई हुई है। सेकंड थोड़े लोगों ने, बूस्टर तो बहुत कम लोगों ने, बट फर्स्ट सबके लगी हुई है। पता है ना, तुम लोग लगवाई है ना फर्स्ट। यस, अभी फर्स्ट का रिजल्ट आ रहा है, बोले हार्ट अटैक हो रहा है। इलेक्शन से पहले हो रहा था, अब बंद हो गया हार्ट अटैक, क्योंकि रिजल्ट आ गया इलेक्शन के। उस समय हार्ट अटैक हो रहा था कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लीजिए, कि उस गवर्नमेंट ने वैक्सीन को अप्रूवल दिया था और हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। पर कल से मरना बंद हो गया, अब कोई नहीं मर रहा वैक्सीन वाला, क्यों, क्योंकि अब तो जिसको मरना था मर लिया। तो वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन इज अ सिंपल सेफ एंड इफेक्टिव वे ऑफ प्रोटेक्टिंग एनिमल अगेंस्ट हार्मफुल डिजीज। जो बीमारियां होंगी वो आपको ना हो, पशुओं को ना हो, तो टाइमली वैक्सीनेशन करवा दो, तो क्या होगा, बीमारी प्रिवेंट हो जाएगी। अगला आ गया डिजीज, कौन सी, इन्फेक्शियस। दो तरह की डिजीज होती है, एक होते हैं इन्फेक्शियस, एक होते हैं नॉन इन्फेक्शियस, या फिर इसे कंटेजियस भी कहा जाता है ना। कंटेजियस का मतलब क्या आ गया, फैलने वाली, जो बीमारी फैल जाती है। तो अगर आप किसी के साथ बैठे हैं, उसको कोई बीमारी है, जैसे वायरल फीवर है या फिर कोरोना है, तो क्या उसके साथ बैठने से तुम्हें बीमारी फैल जाएगी? हाँ सर फैल जाएगी। तो वो जो तुम्हें फैल जाएगी उस बीमारी को बोला जाएगा इन्फेक्शियस डिजीज। बट सपोज करो आप किसी के साथ बैठे, उसका पेट दर्द हो रहा है, क्या तुम्हारा भी होना शुरू हो जाएगा? नहीं।
तो वो कैसे है, वो नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कंटेजियस डिजीज कहा जाता है। तो जो कम्युनिकेबल होती है, जो कम्युनिकेट हो जाते हैं, जो ट्रांसफर हो जाते हैं वो इन्फेक्शियस, और जो नहीं हो पाते हैं वो क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्या आ गया, अगला आ गया इंक्यूबेशन पीरियड। मैंने आपको बता रखा है पहले से, आपको याद होगा मेरा सेकंड थर्ड लेक्चर जब हम पोल्ट्री की टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे, मैंने आपको इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर बताया था कि अंडे में से चूजा, चूजा बोले तो चिक, एग में से चिक निकलने में जितना टाइम लगता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, जो कितने दिन का होता है, यस बिल्कुल सही, वो 21 डेज का होता है। ऐसे ही कोई बीमारी का जो वेक्टर होता है, बीमारी फैलाने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है, तो जैसे ही शरीर के अंदर जाएगा, तो क्या शरीर के अंदर जाते ही, जैसे वो शरीर के अंदर जाएगा, तो क्या शरीर के अंदर जाते ही बीमारी हो जाएगी, कोरोना वायरस अंदर गया, ओ बच्चों छुट्टी करनी पड़ेगी, बुखार हो रहा है मुझे, कैसा होगा, नहीं, इट विल बी टेकिंग सम टाइम, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन, जितने मर्जी दिन लेके जाएगा, किसमें, सिम्टम दिखाने में। तो एक वेक्टर बॉडी में या फिर होस्ट के अंदर जाने के बाद सिम्टम दिखाने में जितना टाइम लेता है उसे कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम elapsed between exposure to a pathogenic organism, a chemical, a radiation, or when symptom and sign are first apparent। जब क्या आते हैं, सिम्टम आते हैं, साइन आते हैं, वो जितना टाइम उसने लिया वो क्या हो गया, वो हो गया इंक्यूबेशन पीरियड। क्या हुआ, इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। ठीक है जी, सामने नजर डालिए, किसी पॉइंट में डाउट आएगा तो पूछिएगा, बट प्लीज रिक्वेस्ट है डाउट पूछिएगा। इंटरनेट नहीं चल रहा, स्पीकर खराब है तो ये मैं कहना रिपीट कर दो, सिर्फ डाउट, क्योंकि समझाया इतना स्लो है कि समझ आ जाना चाहिए, पर फिर भी कुछ ना समझा पाया होगा तो डेफिनेटली रिपीट करूंगा। लिखा तो करो, समझ आया कि नहीं आलसी लोगों। चलिए ओके, एसके जी थैंक यू सो मच फीडबैक के लिए। ठीक है जी, सबको 100% समझ आ गया, कोई भी डाउट नहीं आया है। परफेक्ट, आगे चलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा कुछ टर्मिनोलॉजी में बची हुई है। आगे चलता हूं, जब पशु को बीमारी हो जाती है ना, तो बीमारी के अंदर एक सिम्टम बड़ा कॉमन सा होता है। कौन सा कॉमन सा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, मुंह में से लार का गिरना। क्या आपके मुंह से, आपकी बात करते हैं, क्या आपके मुंह के अंदर लार है, एवरीबॉडी सलाइवा तो है ही सबके मुंह में। अब यस और नो करो, क्या आपके मुंह से कभी लार गिरी है, यस और नो, सर जाके बताना। हाँ बिल्कुल, अनुज प्रकाश जी जरा बताना, कभी लार गिरी है मुंह से, यस नो करो। अभी तो नो था भाई साहब, क्या हो गया, यस कैसे हुआ, अरे भाई समझ गया ये। लड़के मना ही करते हैं, व्हेनेवर आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, लड़के कहते हैं ना जी, मैं तो जब से पैदा हुआ हूं एक दिन से मैंने लार नहीं गिराई है, बिकॉज़ वी टुक इट ऑन आवर ईगो, के मैं तो मर्द हूं, मैं कैसे लार गिरा सकता हूं, है ना। और यही जो मर्द है ना, ये रात को तकिया अपना आधा गीला करे होते हैं, फिर रात को उल्टा करके सोते हैं, बोला भाई साहब गीला बहुत हो रखा है। सलाइवा गिरा कौन सी बड़ी बात है यार, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी यार, कभी खाना खाते खाते गिर गया होगा, कभी किसी को देख के, या फिर कभी बीमार होता है, बीमारी में तो नॉर्मल है कि बुखार हो रखा था, सो गया था तो मुंह से लार निकली, फिर क्या हो गया, दैट्स फाइन। बट हमारे ना ना, मर्द है मर्द, हमारी लार कभी नहीं गिर सकती है। ठीक है, तो ड्रिलिंग ऑफ सलाइवा की बात, उसका मतलब यही होता है मुंह से लार का गिरना। अब हमारा पोर्शन इस तरह का है, तो हमारे मुंह से लार गिरने के इंसिडेंस कम होते हैं, बट पशु का मुंह तो ऐसा होता है ना, उसके मुंह से लार गिरना बहुत नॉर्मल है जी। तो पशु जो बीमार होगा तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले उसकी लार गिरेगी ही गिरेगी, है ना, लार गिरेगी। तो ड्रिलिंग ऑफ सलाइवा में कहा, ड्रिलिंग इज डिफाइंड एज सलाइवा फ्लोइंग आउटसाइड ऑफ योर माउथ अनइंटेंशनली, इंटेंशनली नहीं यार, अनइंटेंशनली हो जाता है ऐसा यार। एक बार ना 2012 2012 के अंदर मैं चंडीगढ़ आया नहीं था, मेरी सिस्टर का पेपर था, उसके साथ में आया था, एंड शी आस्क्ड मी कि मैं पेपर की, वो पेपर के टाइम आप लोगों को देखना ट्रेन बहुत भर जाती हैं, खचा खच हो जाती है, आई एम फ्रॉम गंगानगर, और ट्रेन चंडीगढ़ आई थी, और चंडीगढ़ से वो आगे अंबाला गई। तो हमने प्लान किया कि मैं अंबाला में ही बैठ जाऊंगा, तेरी भी सीट रोक लूंगा, तो चंडीगढ़ से मतलब राजपुरा टाउन है वहां से चढ़ना, तो मेरे पास सीट होगी। तो जैसे वो आई वो बैठ गई मेरे साथ, इतने में एक और लड़की आ गई, शी रिक्वेस्टेड अस, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा वो साइड होगी मैं साइड होगा, वो बैठ गई बीच के स्पेस में जहां पे कम जगह थी, उसको सीट एडजस्ट करना पड़ेगा उसे। इतने में थोड़े और लोग आते गए, और लोग आते गए, तो कुछ लोग जो क्या है ऊपर चढ़ के बैठ गए, ऊपर वाली सीट जो सामान रखने के लिए होती है, पर भीड़ में तो लोग वहां बैठे होते हैं। अब वो जो ऊपर चढ़ के बैठा था वो लेबर क्लास का आदमी था। अब लेबर लोगों ने सुबह से शाम तक काम किया होता है, उनको तो कहीं बैठ के नींद आ गई, थके होते हैं, उसको भाई सब नींद आ गई बैठे बैठे। अभी लड़की जो बीच में बैठी थी ना, ये पंजाबी लड़की थी, पंजाबी लड़की, पंजाबी सूट दुपट्टा पहना हुआ था, दुपट्टे के फोड़ ऐसे ऐसे होता है। अब वो लड़का जो है ऊपर बैठा बैठा सो गया। अब लड़का सोया तो सोए से उसका मुंह खुला रह गया। अब धीरे धीरे टप टप होने लगा, पर ऊपर है, किसी को पता नहीं चला, बिकॉज़ भीड़ इतनी सारी है, खड़े आस-पास लोग, ये वो क्या हो रहा है क्या नहीं। अब जो इधर गिरा ना उसके, ये पता नहीं चला, क्योंकि दुपट्टा है ना भाई साहब, तो दुपट्टा थोड़ा थोड़ा गीला हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। जब दुपट्टे की सारी लेयर पार करके भाई साहब काम अंदर तक पहुंच गया, देन लड़के को लगा कुछ तो गड़बड़ है। फिर तो उसने हाथ आगे देखा तो गीला है, पानी कहां से, यूं देखा तो गंगा, तो ऊपर से प्रकट हो रही है ना। फिर वो लड़के से मुंह बनाई, चीज क्या हो गया मेरे साथ, एंड वी बोथ ब्रदर एंड सिस्टर। अब हमारे साथ बैठी है, वी आर कंफ्यूज कि भाई हंसे इस बात पे, थोड़ा सीरियस हो बनाए, जब वो चीची करे हम ऐसे हो जाए, और यूं जब हटे तो हमारी हंसी निकलेगी, भाई साहब ये क्या हो गया, तो देखो ना मर्द की लात गिर गई थी, फिर क्या गिर गई, तो गिर गई, दैट्स फाइन। तो ड्रिलिंग ऑफ सलाइवा समझ गए। अगला वर्ड क्या आ गया, अगला वर्ड आ गया वेसिकल्स। वेसिकल्स का आप छाले बोल दीजिए, फोड़े बोलिए, फिंसी बोल दीजिए, है ना। वो क्या होता है वेसिकल, आपके साथ कभी ना कभी क्या हुआ होगा ऐसा, क्या हुआ होगा कि हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर ऐसे थोड़ा सा उभार, ऐसा थोड़ा सा स्वेलिंग हो गई, और उसके अंदर पस भर गया, फ्लूइड भर गया, बस वो जो हो गया वो काफी दर्द करता है ना। तो दर्द करता है वो क्या होता है, वो वेसिकल्स होता है। लड़के को दर्द होता है क्या, लड़के कह रहे नहीं, मर्द के दर्द नहीं होता, लड़के तुम्हारे तो होता है जो वेसिकल्स हो जाता है। हाँ भाई मेरे भी होता है। तो वो दर्द जो हो रहा है, जो फ्लूइड फिल्ड क्या है, जिसके अंदर फ्लूइड भर गया है और थोड़ा सा उभार आ गया है, वो क्या हो गया, वो वेसिकल्स हो गया। तो वेसिकल्स का मतलब क्या हुआ, अ स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लैडर, या फिर वो सैक है, सिस्ट है, या वोक्यूल है विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। बॉडी के अंदर होगा तो ज्यादा दिक्कत है, बॉडी के बाहर होगा तो ट्रीटमेंट कर लेंगे। अगला वर्ड क्या आ गया, अगला वर्ड आ गया डायरिया। डायरिया जानते हैं आप लोग, नहीं जानते, डायरिया मतलब लूज मोशन, दस्त लग जाना, है ना, जानते हैं सारे लोग। तो डायरिया में क्या होता है जी, पशु को लूज वाटरी स्टूल मतलब गोबर, वाटरी मतलब एकदम पतला आएगा गोबर, दैट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली, बार बार आता है, और प्लस उसके अंदर क्या होती है, स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो एक बार से ज्यादा पशु बार बार कर रहा है और साथ साथ वाटरी मतलब पानी पानी सा कर रहा है, तो समझ जैसे डायरिया हो गया है। अगला वर्ड यूरिन, यूरिन तो जानते हैं पेशाब होता है। फेसिस की बात करेंगे तो उसका मतलब होता है गोबर, ध्यान रखना टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब क्या है गोबर। अगला वर्ड हो गया लैक्रिमेशन, रिपीट करना वर्ड का, वर्ड क्या है, यस इट इज लैक्रिमेशन। लैक्रिमेशन क्या होता है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या, है ना, क्या हुआ है कि आप रोना नहीं चाहते थे बट अनइंटेंशनली आंखों से पानी आ गया, हुआ क्या आपके साथ। हाँ, अब लड़के हाँ कर रहे हैं, अब उनको दिख गया कि ये मतलब बेइज्जती कर रहा है ना, अब कहते हैं हाँ हुआ है। तो ऐसा होता है जब आपको सीवियर कोल्ड हो रखा होता है, तो उस टाइम पे रोना नहीं चाह रहा, आंख से धक्के से पानी आ जा रहा है ना। तो वो कंडीशन जहां आप रो नहीं रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, पानी आंखों में आ रहा है, तो उसे कहा जाता है लैक्रिमेशन। हेडेक में ऐसा हो सकता है, फीवर के अंदर ऐसा हो सकता है, कोल्ड के अंदर ऐसा हो सकता है। वैसे तो ऑनियन काटते टाइम भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ऑनियन का कोई रिलेशन नहीं है, बीमारियों पर है। तो बीमारियों के अंदर क्या हो जाता है, बीमारियों के टाइम पे आपको जब क्या होता है, विदाउट कंट्रोल फ्लो जो होता है टीयर्स का आपकी आईज में से, उसको कहा जाता है लैक्रिमेशन। ऐसा ही पशुओं के साथ होता है। ओके, अगला अगला है जी क्या, कार्कास। वर्ड क्या, कार्कास। कार्कास होता है डेड बॉडी ऑफ एनिमल। जैसे डेड बॉडी जो होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए जाया जाता है, लेकिन आप जब एंथ्रेक्स डिजीज को पढ़ोगे ना, तब ये वाला वर्ड आएगा।
तो एंथ्रेक्स के अंदर जब पढ़ोगे तो एंथ्रेक्स में क्या होगा, एंथ्रेक्स डिजीज के अंदर जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एंथ्रेक्स में पोस्टमार्टम करना अलाउ नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? वो इसीलिए उसका बैक्टीरिया जो है, एंथ्रेक्स इज बैक्टीरियल डिजीज, उसका बैक्टीरिया एनवायरनमेंट के अंदर स्प्रेड हो जाएगा तो बहुत ज्यादा जो एनिमल उनको एंथ्रेक्स हो जाएगा। तो एंथ्रेक्स से मरने वाले एनिमल का पोस्टमार्टम अलाउ नहीं होता, मतलब कारकास को ओपन नहीं कर सकते। कारकास क्या होता है जी? डेड बॉडी होती है एनिमल की। अगला और लास्ट वर्ड है ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है? शेकिंग या फिर शिवरिंग। कभी आपको शिवरिंग हुई है? हाँ यार बहुत बार हो जाती है ना। कभी कभी होता है कि सर्दी होती है, हीरो बनने के चक्कर में मोटे कपड़े पहन के नहीं जाते, नहीं मैं तो ऐसे कूल लगा चल जाते हैं बाहर, और बाहर जब ठंडी हवा चल रही होती है फिर ऐसा होता है ना, वो जो है वो क्या है? शेकिंग या शिवरिंग। फीवर के टाइम पे ऐसा हुआ होगा, 3 ब्लैंकेट ले लो ऊपर, लेकिन स्टिल बॉडी को शिवरिंग हो रही होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ट्रेम्बलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेम्बलिंग। लेकिन एक वर्ड मैं यहाँ पे और सिखा देता हूँ, वो वर्ड है जी ट्विचिंग। रिपीट करना, वर्ड क्या है? ट्विचिंग। ये ट्विचिंग क्या जुगाड़ होता है? देखिए कभी ट्विचिंग आपके साथ हुआ होगा, क्या हुआ होगा? और कुछ नहीं तो आंख का फड़फड़ाना, ये ट्विचिंग ही होता है। कभी एक्सपीरियंस किया आपकी आंख फड़फड़ा रही होती है? हाँ किया होगा है ना। उसके पीछे में लॉजिक भी दिया होगा, कौन सी आंख फड़फड़ा रही है उसके हिसाब से कहते हैं ये बुरा होता है अच्छा होता है ना। तो आंख का फड़फड़ाना ट्रेम्बलिंग है, सॉरी ट्विचिंग है। और ट्विचिंग क्या होता है? कभी आपके साथ हुआ कि आपका पर्टिकुलर जो मसल्स था उस मसल्स के अंदर ऐसे ऐसे शिवरिंग हो रही है, आपने ऐसे देखा पता चला शिवरिंग हो रही है। आप करके देखिए, आप जब पुशअप मारेंगे, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे, बहुत ज्यादा रनिंग कर लेंगे, तो स्पेशली थाई के अंदर जो मसल्स होते हैं ना, यहाँ पे शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, यहाँ पे शिवरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे हाथ ऐसे तब शिवरिंग हो रही है, तो वो शिवरिंग क्या होती है? ट्विचिंग होती है। जब मसल्स के अंदर शिवरिंग हो रही है उसको ट्विचिंग कहा जाता है, और पूरी बॉडी के अंदर हो रही है तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रेम्बलिंग कहा जाता है। ठीक है जी। ये सब स्क्वाट्स के बाद भी हो सकता है, या फिर पुशअप के बाद, हैवी एक्सरसाइज के बाद, उसका बीमारी के अंदर तो होता है। बेसिकली बीमारी के अंदर होता है सब कुछ। मैं आपको रिलेट करके समझा रहा हूं, इसे नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं। बात खत्म करते हैं, अब लेक्चर को चालू करते हैं। अभी तक मैंने आपको बेसिक टर्म्स बता दी है, आगे चलता हूं 4 लेवल की बात कर लेता हूं कि बीमारियां जो है वो क्या होती है, 4 लेवल के ऊपर फैलती हैं। बट इन 4 लेवल्स को बताने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कोरोना का एक्सपीरियंस किया, बताओ जरा कोरोना के साथ कौन सा वर्ड लगाया जा रहा था? एपिडेमिक, पेंडेमिक या फिर एंडेमिक? यस आप समझ जाएंगे, तो बहुत बार सुनिए ना, कोरोना पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक। लेकिन आपने सीरियल देखा है कौन सा? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो पेंडेमिक सीधा थोड़ी पेंडेमिक बनता है, कभी कुछ और होगा ना तभी तो पेंडेमिक बना होगा। तो शुरुआत क्या होता है कहां से? आउटब्रेक से। आउटब्रेक का मतलब क्या होता है? अगर मुझे ऐसा लग रहा है, मान लो मुझे नहीं, मैं अपना एग्जांपल ले रहा, किसी और का देता हूं। मान लो आईपीएस है, आईपीएस ऑफिसर को लग रहा है कि सामने जो क्राउड है वो चिल्ला रही है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, गुस्सा है लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सडनली बात चला के भीड़ इतनी गुस्सा हो गई कि पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया, तो वो क्या हो गया? लोगों का आउटब्रेक हो गया, जो वो सोच तो नहीं रहे थे बट हो गया। ऐसे ही जब कोरोना आया था, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी उसको लग रहा था यार नॉर्मल तो बीमारी है, फिर क्या है, वायरस है, कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन सडनली बात चला कि उनको लग रहा था 10-20 नए केसेस आएंगे, बट केसेस तो 1000 और लैक्स के अंदर आने लगे, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा फैल गए। तो जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा अटैक हो जाना किसी बीमारी का, फिर वो बीमारी का क्या हो गया जी? आउटब्रेक हो गया है। आउटब्रेक में कहा गया अ ग्रेटर देन एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेट होता है पहले से अंदाजा लगा लेना, है ना। तो ग्रेटर देन एंटीसिपेटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एंडेमिक केसेस। एंडेमिक वर्ड आ गया, आगे बताता हूं आपको। इसने बोला कि एकदम से जितना सोचा उससे कहीं ज्यादा हो जाए। इट कैन आल्सो बी अ सिंगल केस इन द न्यू एरिया, एक ही केस आया था, बट अगर फटाफट से कंट्रोल नहीं किया तो आउटब्रेक क्या बन सकता है? एपिडेमिक बन सकता है। तो क्या आउटब्रेक हमको समझ आया कि एक केस आया था, हमें लगा कंट्रोल कर लेंगे यार, होगा भी तो एक आधे को पता चला 1 से 10 को, 10 से 100 को, 100 से 1000 को हुआ, और चौथे दिन लाखों को हो गया, तो भाई बीमारी का आउटब्रेक हो गया है। अब आउटब्रेक क्या बन जाएगा? एपिडेमिक बन जाएगा। अब एपिडेमिक क्या जाते हैं? एपिडेमिक क्या होता है? इज अ डिजीज दैट अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी पॉपुलेशन रीजन। के पास चला भैया अफ्रीका की कंट्री के अंदर बार-बार बीमारी हो रही है ना, तो बार-बार नहीं सोई है, वो क्या वहां फैल गई है बस, क्योंकि पहले एक ही बंदे को हुआ था, हमने उसे कंट्रोल नहीं करा। अब वो क्या हो गया? उस पर्टिकुलर रीजन या उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर फैल गई बीमारी के, जहां पे एक केस आया था अब वहां पे 1000 2000 10000 केस हो गए हैं, तो अब वो बीमारी का आउटब्रेक हो गया। वो बीमारी क्या बन गई है बता दो सारे लोग? यस वो एपिडेमिक बन गई है। लेकिन अभी वो पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, किसी कम्युनिटी, किसी पॉपुलेशन, किसी रीजन, किसी स्टेट, किसी कंट्री के अंदर है बस। लेकिन अभी एपिडेमिक को कंट्रोल नहीं किया गया तो एपिडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पेंडेमिक इज एन एंडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट। इसीलिए आपने कोरोना के लिए पेंडेमिक चूज किया, बिकॉज़ कोरोना तो पूरे विश्व के अंदर फैल गया था, है ना। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड हो गया था, इसलिए कोरोना क्या था? पेंडेमिक। बट क्या लगता है पहले कोरोना का क्या हुआ होगा? यस पहले तो कोरोना का एक ही पेशेंट आया होगा, लेकिन टाइम पे कंट्रोल नहीं किया गया था, इसलिए कोरोना क्या हो गया होगा? आउटब्रेक। अब आउटब्रेक होते बहुत सारे लोगों में चाइना में फैल गया, तो चाइना के अंदर बीमारी क्या होगी इस टाइम पे? एपिडेमिक। लेकिन चाइना ने सीरियस नहीं लिया, कंट्रोल नहीं किया, अब एपिडेमिक क्या होगी भाई साहब? वर्ल्ड के अंदर फैल गई, तो वो क्या हो गया? पेंडेमिक। क्या हो गया जी? पेंडेमिक। ओके लास्ट वर्ड बच गया एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है? अगर कोई एक बीमारी बार बार एक ही जगह पे देखी जाए उसे क्या कहा जाता है? एंडेमिक। जैसे बीमारी है जो अफ्रीका के अंदर देखी गई है लेकिन इंडिया में, एशिया में नहीं देखी गई है, लेकिन जो कोरोना है तो उस बीमारी का नाम लेकर बहुत डराया गया था कि ये बीमारी भी अब लोगों के अंदर फैल रही है। फोटो भी देख के बोलेंगे यार ये तो नहीं होना चाहिए। तो वायरस से ही वो हुई थी जिसका नाम था मोंकी पॉक्स। मोंकी पॉक्स के होने पर देखिए फोटो भी डब्ल्यूएचओ नहीं दी है। डब्ल्यूएचओ ऐसा कुछ हो सकता है, हाथ काला काला क्यों है? क्योंकि अफ्रीका से होगा, बताओ, की फोटो ली गई है। तो अफ्रीका के अंदर ये बीमारी या फिर जो इबोला वायरस है, ये अलग है वो अलग है ना, वो बार बार वहीं पे आ जाता है। तो कोई बीमारी अगर किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर बार बार फैल रही है तो उस बीमारी को क्या बोला जाता है? जिसे एंडेमिक कहा जाता है। तो आउटब्रेक बन जाता है एपिडेमिक, एपिडेमिक बन जाता है पेंडेमिक। लेकिन एंडेमिक से कोई रिलेशन नहीं है, कोई बीमारी बार बार किसी एरिया के अंदर आ रही है तो वो क्या होती है? वो एंडेमिक होती है। क्या सबको समझ आ गई 4 बातें? ओके। उसके बाद एक बात ये भी कि कोरोना जो आया कहां से था, जिससे भी आया होगा, जिस कंट्री से भी शुरुआत हुई होगी, लेकिन आया तो एनिमल से है ना, ह्यूमन के अंदर तो होती नहीं बीमारी। तो वो बीमारियां जो एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो जाती हैं उनको जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। फैलने की प्रोसेस को जूनोसिस कहा जाता है, और उन बीमारियों को हम क्या बोल देते हैं? जूनोटिक कह देते हैं। जैसे अभी जो फोटो मैंने दिखाई थी मोंकी पॉक्स, तो नाम से समझ आ रहा है कि मोंकी को होता होगा, लेकिन मोंकी से ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाता है तो वो बीमारी कैसी है? वो जूनोटिक है। एंथ्रेक्स पशु में होता है लेकिन पशु से मनुष्य में भी हो जाता है, तो एंथ्रेक्स भी कैसी बीमारी है? वो जूनोटिक डिजीज है। ठीक है जी, चलिए ये चारों वर्ड क्लियर हो गए, बेसिक टर्म्स क्लियर हो गई। आगे चलते हैं हेल्थ। मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी कंडीशन जहां पे सारे अपने जो ऑर्गन है, टिश्यू है, वो नॉर्मली तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, वो क्या है? हेल्थ है। और हेल्थ हमारी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है ना। हमें लगता है फोन हमारी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, फोन ना हुआ तो जी नहीं पाएंगे। हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो ये क्या है? इसके बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सोचो अगर आज आपको फीवर है, मेरी क्लास में पढ़ना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, बट क्या आपको समझ आएगा? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि आपको क्या है? फीवर है। तो हेल्थ हमारी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है प्रॉपर यील्ड के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, उसे काम करने के लिए, उसे कुछ भी करने के लिए, जो भी कर रहा होगा उसके लिए हेल्थ क्या है? एक बेसिक नीड है, एक फंडामेंटल क्या है? रिक्वायरमेंट है। एंडेमिक को इरेगुलर आने वाली बीमारी बोल सकते हैं जो एक स्पेसिफिक कंट्री या एरिया में आती हो। ऑफ कोर्स यस, मैंने अभी यही तो कहा था, है ना, कि जब बात करते हैं एंडेमिक की तो कुछ जो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर बार-बार रिपीट हो जाता है। मैंने इसे तो इबोला वायरस का नाम लिया कि इबोला वायरस और किसी कंट्री में नहीं आया, बट अफ्रीकन कंट्रीज में तो बार-बार दिखा गया, आता है चला जाता है, आ जाता है फिर चला जाता है। तो वो बीमारी वहां पे क्या हो गई है? एंडेमिक हो गई है। जब कोई बीमारी किसी एरिया के अंदर एंडेमिक हो जाती है तो रिकमेंड किया जाता है कि वहां पे सरफेस के ऊपर क्या करिए? सरफेस के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर या फिर भूसा, ग्रास को रख के जला दीजिए, ताकि अगर जो फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म, जो कोज़ल ऑर्गेनिज्म मिट्टी में छुपा हुआ है तो जल जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, क्योंकि और तरीका नहीं होता। ये मैं सॉल्यूशन किसके लिए बता रहा हूं? पशुओं के लिए, ना कि मनुष्यों के लिए, बिकॉज़ पशु चरने के लिए जाता है। तो कोई बीमारी जो बार-बार आपके पशु में हो रही है ना, तो पक्का वो जमीन के अंदर से आ रही है, इंसेक्ट या पेस्ट या फिर कोज़ल ऑर्गेनिज्म वहां छुपा हुआ है, तो जला दीजिए रेसिड्यू को रख के, जिससे वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो एंडेमिक एरिया जो है वो क्या होगा? एंडेमिक एरिया में स्पोर्स के मर जाने से बीमारी नहीं फैलेगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
हेल्थ मैंने आपको बता दिया। हेल्थ के अपोजिट क्या हो गया? हेल्थ के अपोजिट हो गया डिजीज, है ना? हेल्थ के अपोजिट क्या है? डिजीज। अ डिजीज इज एन एब्नॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली अफेक्ट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो क्या करता है? किसी एक बॉडी के पार्ट को या पूरी की पूरी बॉडी को क्या करता है? अफेक्ट करता है। किसी पार्ट को भी कर सकता है, पूरी की पूरी बॉडी को भी कर सकता है ना? जैसे सर दर्द हो रहा है तो बाकी सब ठीक चल रहा है, बट सर ही दर्द हो रहा है, आराम सटक ली, है ना? और अगर फीवर हो गया तो फीवर जो है वो क्या हो गया? फीवर सारी बॉडी को अफेक्ट करता है। तो बीमारी किसी पर्टिकुलर क्या कर सकती है? किसी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को या फिर पूरे के पूरे ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आ गया हाउ टू कंट्रोल डिजीज। डिजीज को कंट्रोल कैसे किया जाता है? थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। तालियां बजाने के लिए धन्यवाद। गायकवाड़ जी कह रहे हैं मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि एसीसी के सारे छात्र मेरे भी तालियां बजा रहे हैं। ऐसे ही काम करूंगा सर, तालियां बजवाता ही रहूंगा। ओके, आगे चलते हैं, क्योंकि गायकवाड़ जी ने बीच में मेरे से पूछ लिया है कल के लेक्चर के बारे में, और कोई बच्चा कह भी रहा है कि वहां पे आंधी आ गई है। कल शाम को क्या हुआ, जब मैं इससे नेक्स्ट वाली क्लास लेता था एक्सटेंशन की, तो मैं डर रहा था भाई साहब। क्यों डर रहा था? आफ्टर 8:30 यहाँ पे आंधी आ गई थी एंड द स्पीड ऑफ विंड वाज 55 किलोमीटर पर आवर। तो सारा कुछ भाई साहब बाहर से हिलता हुआ दिख रहा था, किसी की छत से बाल्टियां उड़ रही हैं, किसी को छूट रहा था, शोर आ रहा था, तो थोड़ा सा डर लग रहा था यार। बहुत तेज आंधी थी, इनफैक्ट इतनी तेज थी मैं जो स्टूडियो से बाहर निकला तो 5 मिनट के लिए खड़ा रहा, इस डर से बचने मैं ही ना उड़ जाऊंगा इस हवा के अंदर। सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं कितनी देर खड़ा रहा यार बाहर, मैं ऐसे पैर रख रहा था, हवा तेज हो जा रही थी। मैं भाई साहब भगवान ही मूड में तेरे को उड़ाऊंगा, तो 5 मिनट खड़ा रहा, पानी की बोतल लेके आता हूं, मैं उसको रख के अंदर, मैं छोड़ यार तेरा नंबर ना लग जाए कहीं पे। तो इसलिए क्लास अपलोड नहीं हुई कल वाली, बिकॉज़ स्टूडियो फिर बंद हो गया। तो आज अपलोड होगी, है ना? तो बीच में ना लिखे, वरना आपको पता है ना हमारे सब काम टाइम पे होते हैं, बट इफ समथिंग नॉट हैपनिंग ऑन टाइम तो उसका कारण होगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी, तभी तो, है ना यार? आप चेक कर लीजिएगा क्या कल चंडीगढ़ के अंदर आंधी आई थी, आपको विश्वास आ जाएगा, है ना? अच्छी बात है कि इंटरनेट की वायर नहीं कटी। जितनी तेज आंधी थी मुझे सबसे पहले डाउट हुआ और कुछ होना इंटरनेट की वायर, बिकॉज़ इंटरनेट की वायर होती है पतली सी, लंबी लंबी दूरी तक लेके जाते हैं, सबसे पहले वही कटती है, पर चल रहा है आज हमारा। डिजीज को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो कंट्रोल तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन कंट्रोल से पहले क्या करते हैं? डिजीज को प्रिवेंट कर लेते हैं। ये कहता है मोस्ट डिजीज कैन बी अवॉइडेड। अवॉइड मतलब दूर रखो यार, अवॉइड करो। अवॉइड किया जा सकता है बाय प्रॉपर अटेंशन। ध्यान रखिए, सैनिटेशन करते रहिए, हाइजीन करिए, साथ साथ न्यूट्रिशन दीजिए, मैनेजमेंट प्रॉपर करते रहिए, तो बीमारियां होती ही नहीं है। तो बीमारियों को क्या करने के, बीमारियों को प्रिवेंट करने के कुछ ये आपके पास तरीके होते हैं, जिसके अंदर क्या आ गया? सबसे पहला तरीका आ गया, प्रोवाइड वेल वेंटिलेटेड एंड प्रॉपर हाउसिंग। पशुओं को वो जगह दो, एक वो हाउसिंग दो जो प्रॉपर है और उसके साथ साथ क्या है, वहां पे सफिशिएंट वेंटिलेशन भी है। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट। जैसे आप अच्छा खाना खाते हैं, पशु को भी अच्छा खाना दीजिए। उसके बाद स्ट्रिक्ट हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑफ द एनिमल हाउस। स्ट्रिक्ट हाइजीन के भाई साफ सफाई बहुत अच्छे से रखनी है ताकि बीमारियां ना फैले। अदर रेगुलर रूटीन एंड वैक्सीनेशन शेड्यूल, कि जिस टाइम पे जो वैक्सीन लगनी है वो आप अपने पशु को लगवाइए ताकि वो बीमारी ना हो उसे। अवॉइड एंट्री ऑफ आउटसाइडर विद द फार्म प्रीमाइसेस। इसको समझने के लिए कोरोना टाइम फिर से याद करो, जब हम किसी नए बंदे को घर नहीं आने दे रहे थे, कोई मिल रहा था तो हेलो हाय बंद हो गया था, फिर भाई साहब नमस्ते ही कर रहे थे, है ना? तब से वो जो एयरलाइंस है, कौन सी वाली एयरलाइंस है हमारी? एयर इंडिया। एयर इंडिया ने तब से ये कहना शुरू किया, नमस्कार नमस्कार। फ्लाइट में जाओ ना, वो लोग नमस्कार ही करते हैं। वो कोरोना के टाइम से ट्रेंड ही हो गया, बिकॉज़ पहले नमस्कार फ्लाइट में तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हम लोगों को समझ आ गया कि ये वाला काम खत्म हो जाएगा, दुनिया दूर से ही करके जाओ, निकलो यहाँ से, पर मुंह से नमस्कार कहना पड़ता है। तो वैसा ही हो गया जी, हम जैसे घर में किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे, वैसे ही फार्म प्रीमाइसेस के अंदर पशुओं को अंदर मत आने दीजिए। अवॉइड रखिए, अवॉइड करिए एंट्री को। अगला आ गया फॉलो अप द लेटेस्ट साइंटिफिक नो हाउ एंड मैनेजर प्रैक्टिसेस। जो भी नए नए इन्फॉर्मेशन आ रही है उनका पता करते रहिए, पता लगाते रहिए। जैसे बीमारियां सारी पुरानी नहीं होती, बिकॉज़ पुरानी बीमारियों के बारे में तो हम लोग जानते हैं, बट कभी कभी कुछ नई बीमारियां आ जाती हैं। अब नई बीमारी का तो कंट्रोल भी नहीं आया। कोरोना, कोरोना से पहले कभी तुमने लगाया था क्या मास्क? नहीं ना। उसके बाद सीखा ना मास्क लगाना, तो सीख लिया आपने, क्यों? हमारे पास नई प्रैक्टिस थी। ऐसे ही पशुओं के लिए नई बीमारी आई जिसका नाम है एलएसडी, लंपी स्किन डिसऑर्डर, जो गांठें सी करता है पशु के शरीर पे। तो अब उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो पता होनी चाहिए, ताकि मैं अपने पशु को क्या कर सकूं, टाइमली वो केयर ऑपरेशन करके उसको बीमारी होने से बचा सकूं। तो ये सारे के सारे काम जो सामने लिखे गए हैं, ये क्या करेंगे? ये पशु के अंदर डिजीज को प्रिवेंट कर देंगे, डिजीज का प्रिवेंशन कर देंगे। ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया? बेसिक पैरामीटर क्या करने के? डिजीज को प्रिवेंशन करने के। कंट्रोल आगे करते हैं, कंट्रोल लिखा गया, पर बेसिकली सारे काम प्रिवेंट करने के लिए हम चाह रहे हैं कि पशु को बीमारी हो ही ना, लेकिन होगी तब क्या करेंगे वो आगे देखेंगे। पहले लिस्ट ऑफ कॉमन डिजीज की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी बीमारियां किस किस से होती हैं। तो ऊपर जो लिखा गया वो लिखा गया इन्फेक्शियस और कंटेजियस, यहाँ है नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कंटेजियस। उधर वाली फैलेंगी एक से दूसरे पशु में, ये वाली फैलेंगी नहीं, है ना? तो चलो पहले फैलने, अच्छा एक बात बताओ, सीरियस कौन सी होगी, इन्फेक्शियस की नॉन इन्फेक्शियस? ऑब्वियसली इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस एक होगी तो क्या टेंशन है, एक कोई तो हुई है, दूसरे को नहीं होगी। पर इन्फेक्शियस एक होगी तो दूसरा 2 से 4, 4 से 18, 18 से 36 हो जाएंगे भाई साहब, है ना? मल्टी लेवल मार्केटिंग में 1 से 3 जोड़ने वाला काम उतना जल्दी नहीं होता जितना इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर भाई साहब, एक बीमार से 3 बीमार जुड़ जाते हैं। तो इन्फेक्शियस या फिर कंटेजियस डिजीज की बात करेंगे तो सबसे पहले बैक्टीरियल। बैक्टीरिया से होने वाली वो बीमारियां जो दूसरे पशुओं के अंदर फैल जाएंगी, उसमें आगे एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर, एचएस यानी हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी और ब्रूसेलोसिस। मैं सारी बीमारियों को पढ़ाने वाला हूं, अब सिर्फ नाम पढ़ रहा हूं ताकि आप याद करो, मेरे साथ साथ नाम याद करते जाओ कि ये कौन सी बीमारियां हैं। इन्फेक्शियस तो है ही है, साथ साथ बैक्टीरियल है। बताना कौन सी पहली? एंथ्रेक्स, दूसरी कौन सी? ब्लैक वाटर, तीसरी कौन सी? हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, चौथी कौन सी? टीबी और पांचवी कौन सी आ गई जी? ब्रूसेलोसिस। बैक्टीरिया से होंगी और फैल जाएंगी, याद हो गया आप लोगों को? ओके, अगली वायरस से होने वाली है। वायरस से होने वाली में एक आ गया रिडर पेस्ट जो फैल जाएगा, दूसरा आ गया फुट एंड माउथ डिजीज जो फैल जाएगी। अब आप मुझे यहाँ पे एक और बीमारी का नाम बताइए जो वायरल है और वायरल के साथ साथ इन्फेक्शियस है। यहाँ पे एक और बीमारी का नाम आपको बताना है। यस, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, इट इज लंपी स्किन डिसऑर्डर, एलएसडी, जिसमें गांठें हो जा रही थी। अगला आ गया पैरासाइट। पैरासाइट मतलब परजीवी से होने वाली बीमारियां, परजीवी जो बाहर लगेगा और परजीवी जो अंदर लगेगा। एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। तो एक्टो पैरासाइट के अंदर टिक्स आगे, लाइस आगे, माइट्स आगे। आपने देखा होगा पशुओं का जो अडर होता है, अडर के आसपास कुछ क्या बोलूं, बैक्टीरिया तो नहीं बोलूंगा, वो होते ही पैरासाइट है। उसके अडर पे कुछ पैरासाइट चिपक जाते हैं जो उसका खून चूस रहे होते हैं। देखा आप लोगों ने? फिर आप उसे उखाड़ देते हैं या फिर केमिकल लगा देते हैं उसके अडर के ऊपर, लाइस उन्हें कहा जाता है। तो लाइस हो गया, टिक्स हो गए, माइट्स हो गए, ये पैरासाइट है, एक्टो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट के अंदर टेप वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, जो लंबा लंबा स्कैरिस हो गया, ये सारे कैसे होते हैं? एंडो पैरासाइट होते हैं। फिर आ गया आपका फंगल। फंगल बीमारियों के अंदर कौन सी आएगी? एफ्लाटोक्सिकोसिस। एफ्लाटोक्सिकोसिस सुना तो लग रहा है ना, ये किससे होती है? यस, एफ्लाटोक्सिन। एफ्लाटोक्सिन क्या है? एक फंगस से होने वाला टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। जो फंगस कौन सा है जी? वो क्या होता है उसका नाम? एस्परजिलस फ्लेवर्स। एस्परजिलस फ्लेवर्स जिससे प्रोड्यूस होता है एफ्लाटोक्सिन। और फंगल से होने वाली बीमारी कौन सी होगी? एफ्लाटोक्सिकोसिस। ठीक है जी, ये वो बीमारियां हैं जो क्या है? इन्फेक्शियस है। आगे चलते हैं, अगली नॉन इन्फेक्शियस के एक को होगी तो दूसरी को नहीं होगी, उसे मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक होता है हमारे उपापचय से संबंधित, जो हमारी बॉडी के अंदर काम चल रहा है उनसे संबंधित। तो आज अगर मान लो मैंने अच्छा खाना नहीं खाया, बाहर से फास्ट फूड खा लिया और मेरे पेट में गड़बड़ हो रखी है और आप मेरे साथ बैठे हो, क्या आपको हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? तो मेरी हुई है ना, वो मेटाबॉलिक डिजीज होगी। तो मेटाबॉलिक के अंदर मिल्क फीवर यानी हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है ना? या फिर वो कैसा एसिटोनिमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, केटोसिस हो सकता है, या फिर डाइटरी क्या हो सकता है? टेम्पेनाइटिस हो सकता है, ब्लोट इंफेक्शन मतलब पेट फूल जाना हो सकता है, या नॉन स्पेसिफिक एंट्राइटिस हो सकती है। ये सारी ना फैलने वाली है। इनमें आपको लग रहा है सर ये सुनी सुनी सी नहीं है, बिकॉज़ ना फैलने वाली इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो सारी सुनी है बिकॉज़ बहुत जल्दी क्या हो जाती है? फैल जाती है। फटाफट से 1 मिनट का टाइम लो और सारी बीमारियां याद करो, उनके कॉजेस भी याद करो, बिकॉज़ ये आगे काम आएंगे। दाना जी,
अगर डन है तो मेरी तरफ से और आप सभी की तरफ से महिमा को थैंक यू, बिकॉज महिमा ने इमीडिएटली बात सुनते ही आपके लिए शेयर कर दिया है एनिमल से निकाल के, क्या निकाल के, लाइस को। ये लीजिए जी, फोटो आपके पास आ गई है, आपको दिख रही होगी, अभी नहीं आई, अब आ गई है। तो उसने एनिमल की बॉडी से अभी एक लाइस को उखाड़ा है और ये आपको फोटो के अंदर दिख रहा है। ये बेसिकली लाइस उसकी बॉडी के ऊपर था, ये पैरासाइट था लेकिन बॉडी के ऊपर था, इसलिए इसे क्या बोला था, एक्टो पैरासाइट, राइट। अच्छा महिमा कह रही है ओल्ड पिक है, ओके ठीक है महिमा जी, थैंक यू। मुझे लगा आपने लेक्चर लेते लेते गई गाय के पास निकाल के फोटो भेज दिया, ये देखो सर। ओके ठीक है। यस वायरल के अंदर आईबीआर भी होता है भाई। यस कोई कह रहा है कि वायरल डिजीज में आईबीआर है बुक में, ये क्या है, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको आईबीआर होती क्या डिजीज है, बट आईबीआर का नाम पता है क्यों लिखा गया, क्योंकि आईबीआर रिसेंटली पेपर के अंदर पूछा गया था यार, बस कितना ही पूछा गया था, आईबीआर इज ए। तो आईबीआर जो होती है वो क्या होती है, एक वायरल डिजीज होती है। सर फुल फॉर्म क्या होता है जी आईबीआर का, उसे कहा जाता है इट इज इन्फेक्शियस बोवाइन, कुछ आगे नाम होता है यार, रिनोट्रैकिटिस ऐसे कुछ होता है, आगे आगे मैं आपको बताऊंगा, इन्फेक्शियस बोवाइन रिनोट्रैकिटिस ऐसा कुछ नाम होता है आईबीआर। तो ये ध्यान रखिए आईबीआर भी जो है वो क्या है, वो भी आपकी वायरस से होने वाली ही बीमारी है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने बीमारियों के नाम याद कर लिए हैं, बाकी आपने अलग अलग से लिख दिया है कि बैक्टीरिया से कौन सी होती है, वायरस से कौन सी होती है, पोस्ट कार्विंग बच्चा देने के बाद कौन सी होती है, तो आगे बता भी दिया, बस आपको नाम याद करने हैं। अब मैं वन बाय वन डिजीज को स्टार्ट करता हूं। डिजीज के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, आपके एग्जाम में क्या आ सकता है, डिजीज के बारे में आपके एग्जाम में उसका क्यों यानी इलाज जनरली नहीं पूछा जाता कि ये बीमारी होने पर कौन सी दवा देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन मेजर बीमारी से क्वेश्चन क्या बनता है कि वो किस तरह की बीमारी है, वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा उस बीमारी के अंदर कौन से सिम्टम होते हैं, है ना, तो सिम्टम से क्वेश्चन बनेगा, और वो किस तरह की बीमारी है उससे क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो ये चीजों को जरा अच्छे से समझिएगा, क्या अच्छे से समझिएगा कि कौन सी बीमारी किससे हो रही है, वायरस या बैक्टीरिया से, और वो होने पर सिम्टम क्या क्या आते हैं। ठीक है आगे चल सकता हूं, ओके तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिजीज के साथ। बट एक फोटो और आ गई है तो वो भी आप प्लीज देख ही लीजिए, कि मैंने अडर पे, तो वैसे जरूरी नहीं है कि लाइस जो होंगे वो अडर पे ही होंगे, पूरी बॉडी के ऊपर होते हैं, लेकिन अडर पे बड़ी फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं, जैसा कि आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं, वो जो तीन दिख रहे हैं तीनों चिपके हुए हैं और उसके खून चूस रहे हैं, पैरासाइट है यार। अब इस पैरासाइट का एक से दूसरी गाय पे ट्रांसफर होना बहुत आसान है ना, तो टिक्स हो गए, लाइस हो गए, माइस हो गए, ये ट्रांसफर भी हो जाते हैं, प्लस ये अपने आप में क्या होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं। चलो जी आगे चलते हैं, ठीक है। तो लाइस हुआ और टिक्स हुआ, यस टिक्स जैसे चिचिड़ या चिचड़ भी कह दिया जाता है, ये पैरासाइट की कैटेगरी में आता है। आगे चलते हैं, अगला क्या आ गया जी, अगला आ गया आपका फुट एंड माउथ डिजीज, एफएमडी। खुर पका मुंह पका रोग इसे कहा जाता है। हिंदी इसलिए लिखी मैंने बिकॉज़ पक्का वर्ड आपने सुना होगा, मुंह पक गया है, उसके हाथ पक गए हैं, तो पक्का मतलब कब बोलते हैं, जब छाले हो जाते हैं, जब वेसिकल तो बोलते हो ना यार, अगर मुंह के अंदर छाले हो गया, खाना नहीं खा पा रहे हैं, समझे भाई खाना क्यों नहीं खा रहा, आप क्या बोलोगे यार मुंह पका पड़ा यार, खा नहीं पा रहा हूं, यही बोलते हो ना, तो पक्का का मतलब ही है वेसिकल्स आ जाना। तो इसके अंदर क्या होगा, फुट एंड माउथ डिजीज की बात करेंगे, तो एफएमडी जो फुट एंड माउथ डिजीज है, इसमें क्या होगा, फुट पे और माउथ पे वेसिकल्स आ जाएंगे, फुट और माउथ के साथ साथ जो अडर होता है, जो मेमोरी ग्लैंड होती है, वहां पे भी क्या हो जाते हैं, वेसिकल्स आ जाते हैं। वेसिकल्स के साथ साथ क्या होता है, फीवर हो जाता है एनिमल को, मुंह से लार का गिरना, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होना शुरू हो जाता है, पशु को चलने के अंदर दिक्कत आती है, पशु लंगड़ा के चलता है, बिकॉज़ पैर में अगर छाले हो रखे होंगे तो हम कैसे चलेंगे, ऑफ कोर्स लंगड़ा के चलेंगे ना यार, तो पैर में छाले तो पशु प्रॉपर्ली नहीं चल पाता है। आपको पता है पैर के सबसे नीचे जो होता है उसे क्या कहा जाता है, सर उसे हुफ कहा जाता है। कभी कभी बीमारी इतनी सीवियर हो जाती है कि जो एनिमल है उसके जो हुफ है वो क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, इतनी ज्यादा सीवियर कि हुफ जो टूट जाता है, अलग हो जाता है, पर ऐसा कुछ हो गया तो पशु मर जाएगा, लेकिन टाइम पे से कंट्रोल किया जा सकता है। पर बुरी बात यह है कि ये इस समय टाइम पे सबसे सीवियर डिजीज है, उसका कारण ये कि वायरल है। वायरल वाली बीमारियों का इलाज ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज़ वायरस खुद को चेंज कर लेता है। आपने जेनेटिक्स वाली मैम से ऐसा पढ़ा होगा है ना, कि वायरस खुद को रेप्लिकेट कर लेता है। जब तक आप एक वायरस पे क्या करते हो, दवाई निकालते हो, तब तक नया वर्जन उसका आ जाता है। जैसे कोरोना तो 2002 के अंदर ही आ गया था, बट जो 2019 के अंदर आया वो कोविड-19 था, उसका एक नया वर्जन था। तो जो वायरस वाली बीमारी होती है उसका हमारे पास क्या नहीं होता, दवाई या फिर इलाज नहीं होता। इसीलिए कोरोना का अभी तक कोई परफेक्ट इलाज आज भी नहीं आया कि कोरोना हो गया टैबलेट दो कहानी खत्म, नहीं, बिकॉज़ कोरोना क्या करेगा, वायरस है खुद को म्यूटेट कर लेगा, नया वर्जन बन के आ जाएगा। तो बिकॉज़ ऑफ म्यूटेशन वायरल बीमारियों का इलाज तो नहीं होता, लेकिन कंट्रोल फिर भी किया जा सकता है। जैसे कोरोना हमारे पास फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन स्टिल एनिमल को ठीक तो कर ही रहे हैं। तो बात करते हैं फुट एंड माउथ डिजीज की। तो फुट एंड माउथ डिजीज के अंदर सिम्पटम देखिए आपको सामने दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करता हूं और देखिए जरा अडर को क्या हाल हो चुका है। अडर का बहुत दिक्कत हो जाती है एनिमल को, उसके अडर के ऊपर वेसिकल्स हो जाते हैं, उसके फुट के ऊपर उसके माउथ के अंदर वेसिकल्स हो जाते हैं, है ना। तो पहले एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, ध्यान से आवाज को सुनना, कोई मुश्किल वीडियो नहीं है और सारा का सारा मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर थोड़ा वीडियो देखने से आपको इंटरेक्टिव लगेगा। अरे चल जा भाई। पूरा समझ नहीं भी आया, थोड़ा फोटो आपने देखी होगी, आपने हुफ्स के ऊपर कैसे हुफ है, वहां पे कैसे क्या हो रखा है, वहां पे वेसिकल्स हो रखे हैं, उसके ऊपर नीम ऑयल क्यों अप्लाई किया गया, ताकि इंफेक्शन और ना बढ़ जाए, बिकॉज़ जब वेसिकल्स हो जाते हैं उसके ऊपर फ्लाइज मक्खियां आके उसे और सीवियर कर देती हैं, तो उसके ऊपर क्या किया, एंटीसेप्टिक लगाया ताकि बाहर से और अटैक ना हो जाए। क्लवन फुटेड एनिमल के अंदर बीमारी होती है। क्लवन फुटेड का मतलब क्या होता है, जिनका फुट दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, जो क्लवन फुटेड एनिमल होते हैं, जिनका फुट जिनका हुफ दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसके अंदर ये क्या होती है, बीमारी होती है। और आप जितनी बीमारियां पढ़ोगे ना, 80% बीमारियां पशुओं के अंदर पता किस टाइम पे होती है, जरा बताइए मुझे तुक्का मार के, कोई ऐसा स्पेशल टाइम है जिस टाइम पे बीमारियां पशुओं के अंदर होती हैं। यस ये वाला जो टाइम आने वाला है ना, कौन सा, मानसून, राइट, समझदार लोग आप यार, है ना। रेनी सीजन जो होता है, मानसून सीजन जो होता है ना, इस टाइम पे सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो मानसून सीजन के अंदर क्या हो जाएगा, बीमारियां फैलेंगी पशुओं के अंदर। तो मानसून सीजन में इसकी वैक्सीनेशन सजेस्ट की जाती है। होता क्या है, सबसे पहले तो एफएमडी अपने आप में कैसी बीमारी है, एक वायरल डिजीज है, और ये किस पे अटैक करती है, क्लवन फुटेड एनिमल पे। इस तरह के पशु जिनका पैर दो भाग के अंदर बटा हुआ है, उसके ऊपर क्या होता है, इसका अटैक सबसे ज्यादा होता है। इट्स वायरस इज स्मॉलेस्ट ऑफ द एनिमल वायरस, सबसे छोटा वायरस साइज का, है ना, मतलब साइज के अंदर ये स्प्रेड हो सकता है। कौन, आपका वायरस वाटर से हो सकता है, मैन्योर से हो सकता है, पास्चर मतलब चारा घास, जहां पशु चारा खा रहे हैं वहां से स्प्रेड हो सकता है, या फिर पर्सन जो पशुओं का ध्यान
रखता है, टेक केयर करता है, उनसे भी स्प्रेड हो सकता है। बिकॉज वायरस है ना, किसी से भी स्प्रेड होगा। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब कि वायरस जब पशु की बॉडी में गया तो सिम्टम दिखाने में कितना टाइम लेके जाएगा, 2 से 5 दिन, 2 to 5 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। और इंक्यूबेट करने के लिए सुटेबल टेंपरेचर कितना चाहिए, 40 डिग्री। और बॉडी के अंदर कितना होता है, यही तो होता है 38 से 39 के बिटवीन। तो जितना इसे चाहिए उतना ही बॉडी के अंदर होता है। तो बॉडी के बाहर तो मर सकता है, लेकिन बॉडी के अंदर गया तो क्या करेगा, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। पर बॉडी के अंदर जो वायरस जाता है, अगर स्ट्रॉन्ग एनिमल है तो स्ट्रॉन्ग एनिमल के अंदर क्या होता है, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसे क्या करेगा, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होगा वो उसे कंट्रोल करेगा, है ना, उसे खत्म कर देगा। पर अगर वीक एनिमल है तो डिफेंस मैकेनिज्म काम नहीं करेगा और उल्टा पशु क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। तो फिलहाल इसमें 2 to 5 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। 40 डिग्री का इसके सुटेबल टेंपरेचर कंसीडर किया जाता है। ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि पशु को सिम्टम क्या क्या आते हैं। जब आपका एफएमडी हो गया तो क्या क्या सिम्टम दिखाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुंह से लार गिरना तो कॉमन सिम्टम है। कोई मध्य बीमारी हो जाए, कोई मध्य बीमारी, लेकिन मुंह से क्या होगा, मुंह से लार तो गिरेगी गिरेगी, साथ साथ क्या हो जाता है, इसमें अल्सर हो जाता है गम्स और लिप्स के अंदर। गम्स हो गया मसूड़े, डू यू नो व्हाट इज मसूड़े, दिखाना मसूड़े कहां पे, ये दांतों के नीचे जो है, ये मसूड़े तो है ना। लिप्स तो आप सारे लोग जानते ही हो, भीगे होठ तेरे, इधर भी होठ भीग जाएंगे। क्यों भीग जाएंगे, मुंह में से क्या गिर रही होगी, लार गिर रही होगी। तो अल्सर क्या होता है जी, जब वेसिकल्स होते हैं ना, फोड़े फिरते हैं, अल्सर नहीं होती, लेकिन जो फट के पूरे माउथ पार्ट मतलब पूरे बॉडी पार्ट के अंदर फैल जाते हैं, फिर उस कंडीशन को अल्सर कहा जाता है। अल्सर वर्ड ध्यान से समझ लेना भाई साहब, जब तो फिंसियां हुई हैं, जब तो क्या हुआ है, वेसिकल्स हुए हैं, तो वेसिकल्स ही है, लेकिन वेसिकल्स जब फट जाएंगे और वो वेसिकल्स पूरे बॉडी पार्ट के अंदर फैल जाएंगे तो अब उस कंडीशन को अल्सर कहा जाएगा। तो मतलब पशु को एफएमडी होते ही अल्सर नहीं होता, लेकिन बढ़ गया तो बढ़ा हुआ वर्जन क्या हो सकता है, वो अल्सर हो सकता है। तो ड्रिलिंग ऑफ सलाइवा, अल्सर इन द गम्स एंड लिप्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, पशु खाना खाना बीमारी के अंदर खाना खाते हो क्या, पशु भी नहीं खाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। फिर बोला गया वेसिकल्स इन टंग, टंग के अंदर क्या होता है, टंग के अंदर जीभ के ऊपर छाले हो जाते हैं, अडर के ऊपर, टीथ के ऊपर छाले हो जाते हैं। ये डिजीज मोस्टली क्या करती है, मैनिफेस्ट करती है, मतलब दिखाती है लेजेंस, मतलब फोड़े फिंसियां कहां पे, माउथ पे, फीट यानी पैरों पे, और मेमोरी ग्लैंड यानी थन और उसके किस पे, अडर पे। वहां पे मोस्टली आपको क्या दिखेंगे, इसके सिम्टम दिखेंगे। और इसके पैर में क्या हो रहा है, पैर के अंदर छाले हो रखे हैं, छाले पेनफुल है, इसलिए पशु सही से चल पाएगा, लंबा लंगड़ा के चलेगा तो लंगड़ाएगा पशु। उसने खाना खाना बंद कर दिया है, इसलिए मिल्क यील्ड भी क्या हो जाएगा, कम नहीं होगा, ड्रामेटिकली कम होगा, तो एकदम से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और जो सक्लिंग काफ होते हैं वो मर जाते हैं, और जो प्रेग्नेंट काउ है तो बच्चा अंदर ही मर जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, अंदर ही मर जाना। तो अगर प्रेग्नेंट है तो अंदर ही मर जाएगा। और अगर क्या हुआ, अगर बात करते हैं सक्लिंग काफ की, तो वो दूध पिया तो वो भी मर जाएगा। हाई फीवर हो जाता है इस बीमारी के अंदर 104 से 106 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर फीवर दिया गया है 101 से 102 डिग्री तो समझ जाना है नॉर्मल फीवर है, कोई बात नहीं, चल जाता है। बट अगर 102 से ऊपर जा रहा है तो सीवियर फीवर है। तो यहाँ पे देखो अच्छा खासा फीवर हो गया 104 से 106 डिग्री फारेनहाइट। अल्सर हो जाता है, ओरल अल्सर, और मतलब माउथ के अंदर अल्सर हो जाता है। और लेजेंस मतलब क्या आ जाते हैं, उसके बॉडी के ऊपर छाले हो जाते हैं। क्रॉस ब्रीड कैटल को ये ज्यादा होता है। सर क्रॉस ब्रीड को ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो देसी काऊ है वो तो इंडिया से ही बिलोंग करती है, तो उनके अंदर क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन इनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है। इनके अंदर जो आपकी कौन सी है, जो आपकी क्लोज ब्रीड है, जो एक्सोटिक है, तो इसलिए कंपैरेटिवली क्लोज ब्रीड को ज्यादा होता है। बाकी होता सभी को ही है। सामने नजर डालिए, सिम्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई सिम्टम समझ ना आया होगा तो प्लीज पूछिएगा। शिवांगी पूछ रही है लॉस ऑफ एपेटाइट सर। अरे लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट मतलब भूख, भूख मर जाती है उसकी, पशु खाना नहीं खाता ना, फिर आपको बीमारी हो तो आपका भी एपेटाइट चला जाता है ना, खाना नहीं खाते उस टाइम पे। ओके डन है जी। एक और डाउट आ गया कि सर जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 5 दिन है कि 3 से 8 दिन है। अच्छा एक काम करते हैं, आप लोग जो मुझे मैसेज करते हो पब्लिकली करते हो, मैं आपको अलाउ करता हूं, आप प्राइवेटली करते हो, मतलब आपको नहीं दिखते मुझे दिखते हैं। अब मैंने अलाउ कर दिया, आप ना सेलेक्ट करके ऊपर से पब्लिकली मैसेज कर सकते हैं जो सबको दिखे। मेरा क्वेश्चन है, आंसर पब्लिकली दीजिएगा। वो क्वेश्चन ये कि कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का था, कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना था। ओके जी, ठीक है ना। 14 लिखा गया, 14 से 16 कुछ लोग लिख रहे हैं, मोस्ट लोग 14 लिख रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, जब कोई बंदा किसी और के कांटेक्ट में आ रहा था और उसको कोरोना हो गया, तो क्या हर बंदे को कांटेक्ट में आने के 14 डेज बाद कोरोना हो रहा था क्या, या किसी को 2 दिन में हुआ था। तो कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड था 1 to 14 डेज, एक दिन से लेके 14 दिन तक का। कि अगर आज वायरस अंदर गया तो कल भी हो सकता है, और होने को तो 14 दिन में हो सकता है, ना हो तो ना ही हो। तो 1 to 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड था। ये आपको क्यों बताया, बिकॉज एफएमडी के अंदर मैंने बोला 2 to 5, कोई कह रहा है 3 to 8, ये गलत नहीं है सर। क्यों नहीं है, क्योंकि पशु पे डिपेंड करता है। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये वैरी करते हैं। जैसे क्लास में अलग अलग स्टूडेंट होते हैं ना, कुछ सीरियस होते हैं, कुछ क्या होते हैं, झंडू बाम होते हैं, ऐसे ही इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो क्या करता है, वैरी करता है। आगे बढ़ते हैं, सिम्टम की बात हमने कर ली है ना। सिम्टम क्या होता है जी, सिम्टम की बात करेंगे तो सिम्टम है बीमारी के लक्षण। लक्षण के नाम पे फीवर हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, पशु चल नहीं पाएगा, और उसके मुंह के अंदर छाले हो जाएंगे और अल्सर हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, जो मिल्क यील्ड है वो कम हो जाएगी, पशु खाना खाना बंद कर देगा। ट्रीटमेंट क्या है जी, पहला तो ये कि ये वायरल डिजीज है, जैसा कि बताया वायरल डिजीज के जल्दी से ट्रीटमेंट मिलते नहीं है। नो ट्रीटमेंट बट इट कैन बी कंट्रोल। तो इस बीमारी का भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर दो पहले तो एंटीसेप्टिक की। वैसे तो बीमारी वायरस से फैली है, एंटीसेप्टिक लगाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वायरस से जो वेसिकल्स हो रखे हैं, जो फोड़े हो रखे हैं, वो और ना फैल जाएं, इसके लिए एंटीसेप्टिक लगा दो, ताकि क्या हो जाए, हीलिंग मतलब थोड़ी राहत मिले किसके अंदर, अल्सर के अंदर। और वॉर्ड ऑफ अटैक बाय फ्लाइज, जो मक्खियों का अटैक है वो भी क्या हो, कम हो। साथ साथ हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वैसे तो बीमारी वायरस से हुई है, लेकिन आपको पता है जब हम बीमार होते हैं तो दूसरी बीमारियों का हमारे ऊपर अटैक के जो चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे जब बात करेंगे तो एंटीबायोटिक दे दो उसको, ताकि बैक्टीरिया अटैक ना कर पाए। वायरस ने तो कर रखा है, प्रिवेंशन किया जा सकता है डिसइंफेक्शन से, कि शेड को एकदम साफ कर दो, यूटेंसिल को साफ कर दो, कपड़ों को साफ कर लो, टेंडेंट के, तो वायरस के फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे। और वैक्सीन दे दीजिए उसको, पॉलीवैलेंट वैक्सीन, है ना। तो वैक्सीन आपको पता है कि वैक्सीन लगा देते हैं तो फिर वो बीमारी नहीं फैलती है। तो वैक्सीन टाइम अगर लगा दी गई तो उससे क्या हो जाता है, बीमारी के चांसेस 0 तो नहीं होते, लेकिन 99% रिड्यूस हो जाता है। बिकॉज़ कभी-कभी वैक्सीन लगाने के बावजूद बीमारी हो जाती है, मतलब कि वैक्सीन आपके ऊपर असर नहीं कर पाई, बट यूजुअल केसेस में वैक्सीनेशन के बाद बीमारी नहीं होती है। आगे चलते हैं, एफएमडी की बात हमने करी। आफ्टर एफएमडी नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट वन इज रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट के बारे में अभी आपको बताया था कि रिंडरपेस्ट अब वर्ल्ड से क्या हो चुका है, इरेडिकेट हो चुका है। अब वर्ल्ड में है ही नहीं, कहीं पे एक भी केस नहीं है रिंडरपेस्ट का, लेकिन जब रिंडरपेस्ट था तो अपने आप में बहुत डिस्ट्रक्टिव था। अभी एफएमडी के अंदर पढ़ के आए थे क्या, एफएमडी का जो वायरस होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा, लेकिन रिंडरपेस्ट का वायरस सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, विनाशकारी, बहुत सारे पशुओं को मार देता है। तो इतने सारे पशुओं को मार रहा था, इससे नुकसान हो रहा था, तो पूरा वर्ल्ड इसके पीछे पड़ गया कि खत्म कर दो जी इसके सारे के सारे जो स्पोर्स हैं, जो वायरस है, जो केस है। तो 2006 के अंदर इंडिया ने क्या अनाउंस कर दिया कि हम अब रिंडरपेस्ट फ्री है, हमारे पास रिंडरपेस्ट का एक भी केस नहीं है। और कुछ कंट्री में बचे थे तो पूरे वर्ल्ड ने अनाउंस कर दिया रिंडरपेस्ट फ्री 2011 के बाद, 2011 में। तो आफ्टर 2011 वर्ल्ड में कोई भी केस नहीं आया रिंडरपेस्ट का, एंड आफ्टर 2006 इंडिया में कोई भी केस नहीं आया रिंडरपेस्ट का। ये बीमारी आज क्या हो चुकी है, इरेडिकेट। आपको लग रहा होगा सर तो बीमारी आज है ही नहीं, कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है। सर वो क्यों पढ़ा रहे हो, अच्छा एक बात बताओ, कोरोना आज नहीं तो कल कभी तो चला
चला जाएगा तो तुम्हारी जो अगली जनरेशन आएगी, क्या तुम उनको कोरोना के बारे में नहीं बताओगे? तुम भाई साहब बढ़ा चढ़ा के बताओगे, तुम बोलोगे क्या ही समय था, तुम तो खुले घूम रहे हो, हमें तो 2 साल के लिए बंद कर दिया, इतना बढ़ा चढ़ा के बातों को बताएंगे, है ना? हमारे घर वाले, तुम्हारे घर वाले करते तुम्हारे साथ ऐसा? मेरे पापा मेरे साथ बहुत करते हैं, अभी तो नहीं करते, अभी तो मेरा बच्चा सेट हो गया है। 5-6 साल पहले तक बहुत किया करते थे यार, पता क्या करते थे? बोलते जब मैं तेरी उम्र में था ना, रात को जाग जाके पढ़ाई करता था, और मैं यार टीचर हूं ना, मेरे पास आर्गुमेंट होते हैं हमेशा, कुछ रिप्लाई होता है, तो मैंने कहा पापा दिन में टाइम पास क्यों करते थे? दिन में पढ़ाई क्या करते? रात की 9 बजे आती है, मुझे डांटना शुरू कर देते हैं। फिर ही यूज्ड टू से मैं रात में पढ़ाई क्या करता था, रात में क्यों करनी, 12 घंटे के दिन में क्या करता था, हम तो 12 घंटे दिन में कर ले, वो नहीं होती हमसे, आप रात में करते थे। तो घर वाले ऐसे बातों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ना, है ना? मेरे बाबू मुझे क्या बता रहे हैं कि हम नदी को पार करके जाते थे, कहां से? स्कूल पढ़ने के लिए। सड़क नहीं थी भाई आपके उस टाइम पे, सड़क नहीं थी, नदी पार करनी ही पड़ेगी ना यार, कौन सी बड़ी बात है? हमारे सड़कें बन चुकी हैं, हम नदी पार नहीं कर रहे हैं, अब कल को हम क्या बताएंगे हमारे बच्चों को? हम सड़क क्रॉस करके जाया करते थे, है ना? क्योंकि उस टाइम पे हमारे वैसा होगा तो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ना, तो वैसा ही है, ये अपने टाइम में क्या है, ये अपने टाइम में इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम में बहुत डिस्ट्रक्टिव रही है, इसलिए इसको आज भी स्टडी करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी क्या है, इंपॉर्टेंट डिजीज है और थोड़ा सा ये सीरियस भी, थोड़ा माहौल बनाने के लिए छोटा सा वीडियो दिखाता हूं ताकि आप इसकी इंटेंसिटी को समझ पाओ कि कितने सारे क्या हो गए, कितने सारे केसेस हुए इसके जिससे एनिमल क्या हो गए, मर गए। उसने बोला रिंडरपेस्ट वाज द रीजन ऑफ फेमाइन, पॉवर्टी, इकोनॉमिक लॉस। सोचो एक बीमारी से फेमाइन आ जाए, छोटी बात नहीं है, पॉवर्टी, गरीब हो जाए लोग, छोटी बात नहीं, इकोनॉमिक लॉस है, मतलब बहुत सारे एनिमल को इसने हिस्ट्री के अंदर मारा है, इसीलिए बीमारी को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो जब बीमारी की बात करते हैं, इंडिया डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल फ्रीडम फ्रॉम रिंडरपेस्ट, तो इंडिया ने जितना याद रखो 2006 के अंदर, पर वीडियो में 11 क्यों लिखा गया था? बिकॉज़ इंडिया में 2006 में खत्म हुआ ना, बाकी वर्ल्ड में टाइम लगा और कंट्रीज में, तो पूरा वर्ल्ड रिंडरपेस्ट से फ्री हो गया 2011 के अंदर। रिंडरपेस्ट के 3 डी होते हैं जी, 3 डी कौन से? डायरिया, डिस्चार्ज, कहानी खत्म। पहले उसको डायरिया होगा, फिर आंखों मुंह से डिस्चार्ज आएगा और पशु क्या हो जाएगा, मर जाएगा। रिंडरपेस्ट के लिए बोला गया, रिंडरपेस्ट जिसको कैटल प्लेग या फिर स्टेप मुरेन भी कहा जाता है, वाज एन इन्फेक्शियस, वाज क्यों? बिकॉज़ थी, अब तो है नहीं, वाज एन इन्फेक्शियस वायरल डिजीज ऑफ कैटल एंड डोमेस्टिक बफेलोज। रिंडरपेस्ट इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ द वायरल डिजीज, जितनी भी डिजीज है ना, सबसे ज्यादा विनाश जो है वो इसी ने किया है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो पता ही है इसका, वायरस से फैलती है। वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? पैरामिक्सोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। वायरस कहां मिलेगा जी? वायरस पशु की लार के अंदर, सलाइवा के अंदर हो सकता है, उसकी आंखों से डिस्चार्ज हो रहा है, वहां भी वायरस हो सकता है, नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, वहां वायरस है, यूरिन, पेशाब और फेस के अंदर गोबर, पेशाब और गोबर के अंदर भी क्या वायरस है, जहां पे किसी और एनिमल ने टच किया भाई साहब, बीमारी वो साथ ले गया। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 3 to 7 डेज का हो सकता है, बट कहीं अगर 2 to 9 डेज लिखा हो या 3 to 10 डेज, तो कंफ्यूज मत होना भाई साहब, मोटा मोटा एस्टिमेट ये होता है, एग्जैक्ट इंक्यूबेशन पीरियड किसी बीमारी का भी नहीं होता। टेंपरेचर की बात करेंगे, टेंपरेचर आपको याद है ह्यूमन के अंदर हमने पढ़ा था, ह्यूमन का टेंपरेचर 38 to 40 डिग्री होता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो हर बीमारी के साथ ऐसा ही है कि उनको ग्रो करने के लिए 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेंपरेचर चाहिए ही चाहिए, राइट? तो रिंडरपेस्ट भी 40 डिग्री पे करेगा, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब सिम्टम की बात करते हैं, कोई बीमारी हो जाती है तो क्या आपको बीमारी के अंदर भूख लगती है? नहीं लगती है ना? बीमारी होने पर जनरली आपको फीवर हो जाता है, हाँ यार किसी एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूट गई, फीवर तो ऐसे हो जाता है। तो फीवर और लॉस ऑफ एपेटाइट ऐसे सिम्टम लगभग हर बीमारी के अंदर होगा कि पशु की भूख मर गई है, पशु की आंखों से क्या आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, लैक्रिमेशन हो रहा है, उसके साथ साथ क्या हो गया, पशु को फीवर हो गया, फीवर के साथ साथ अल्सर भी हो जाता है माउथ में। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहा गया अल्सर हो गया माउथ में, दीज आर द सिम्टम ऑफ व्हिच डिजीज एंड ऑप्शंस आर एफएमडी एंड रिंडरपेस्ट। आप क्या आंसर करोगे? आप बोलोगे एफएमडी, बिकॉज़ मेजर सिम्टम तो ये एफएमडी का ही है, लेकिन माउथ के अंदर अल्सर जो है वो रिंडरपेस्ट के अंदर भी हो सकता है। रिंडरपेस्ट से बहुत सारे पशु मर गए, तो इसका जो मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। और ऐसा होने से क्या होता है, रिंडरपेस्ट से शूटिंग डायरिया, पशु को लूज मोशन हो जाते हैं, आर्किंग बैक, उसकी बैक मुड़ जाती है। ये क्या होता है सर? कभी आपने फील किया, आप जब बुखार जब आपको होता है, फीवर जब होता है, सोए रहते हो साइड में, उठ के यार कमर मुड़ रखी है, मुड़ कैसे रखी, तुम तो सोए हुए थे ना, तो आर्किंग बैक आपको हो गई है। यहाँ भी वैसे होता है, आर्किंग बैक हो जाती है, और जो मदर होता है, देखा मैं पशु के ऊपर जो काला काला भाग होता है हमेशा वेट रहता है, हमेशा गीला होता है, लेकिन इस बीमारी पर क्या हो जाएगा, उसका जो मदर है वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और एक पॉइंट और नोट कर लेना इसमें यार, वो लिखा नहीं हुआ, जो आपके पशु की आईज होगी ना, आईज क्या हो जाएंगी, एक्सट्रीमली रेड हो जाएंगी। जस्ट रेड नहीं, रेड तो आपकी मेरी आंखें भी कभी-कभी हुई होगी, पर एक एक्सट्रीमली सुर्ख लाल हो जाना, बहुत ज्यादा लाल भाई साहब, आंखों में खून आ जाना, है ना, वैसा कुछ बोल दीजिए। तो आंखें क्या होती है, सुर्ख लाल, एक्सट्रीमली क्या हो जाती है, रेड हो जाती है, वो इसका स्पेसिफिक सिम्टम है। बिकॉज़ एफएमडी के अंदर आंखें लाल वाल नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर आंखें क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। सिम्टम आपको याद हो गए होंगे, पॉइंट्स आपको सारे समझ आए होंगे कि कौन-कौन से सिम्टम होते हैं रिंडरपेस्ट के अंदर। अगला प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करेंगे तो प्रिवेंशन कंट्रोल के अंदर सबसे पहला तो कि जिस पशु को हो गया उसको सेग्रीगेट करो, उसको झुंड से अलग करो, बिकॉज़ वो क्या कर सकता है, बीमारी बाकी एनिमल को फैला सकता है। शेड का डिसइंफेक्शन कर दो, वैक्सीन टीसीआरवी, टिश्यू कल्चर रिंडरपेस्ट वैक्सीन, या फिर गोट टिश्यू वैक्सीन जीटीवी, दो वैक्सीन इसमें लगाई जाती है, लेकिन वैक्सीन बीमारी होने पर नहीं, बीमारी से पहले लगाई जाती है। और टेस्ट पता लगाने के लिए रिंडरपेस्ट हो गया कि नहीं, एलिसा टेस्ट किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे जो होता है, ये टेस्ट किया जाता है पहचानने के लिए कि रिंडरपेस्ट हुआ है कि नहीं। सर दवाई कौन सी यूज करते हैं? तो बीइंग अ वायरल डिजीज इसकी भी कोई दवाई नहीं है, इससे भी कोई सीधा 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 कोई उपचार नहीं है, वो क्योर नहीं है, बस कंट्रोल किया जा सकता है, बट इसकी कोई दवाई नहीं है, ना तो एफएमडी की है, ना ही रिंडरपेस्ट की है, और अभी तक ना ही हमारे पास एलएसडी की है। एलएसडी जो क्या है, लंपी स्किन डिसऑर्डर, उसकी भी हमारे पास कोई बीमारी नहीं है। आ जाते हैं लंपी स्किन डिसऑर्डर पे, बट लंपी स्किन डिसऑर्डर को पढ़ने से पहले प्लीज फोटो को अच्छे से देख लो। वैसे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने रिसेंटली एलएसडी को एक्सपीरियंस किया है, आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वायरल देखी होंगी जो वायरल हो रही थी, और हम भी लिख रहे थे गौ माता, हाय हमारी गौ माता, लेकिन सड़क से निकल रहे थे तो गौ माता जब मर रही थी हम साइड से निकल गए थे, या मैक्सिमम वीडियो बनाया होगा हमने। आप बोलोगे नहीं, अरे हम ही, मैं आपको, आप में खुद को भी इंक्लूड करता हूं, है ना। 4-5 दिन पहले की बात है, हमारे क्लासरूम के अंदर वोल्टेज कम आने के कारण एसी ब्लास्ट हो गया, आग लग गई एसी के अंदर। आग लगे तो कुछ करना चाहिए ना यार। आपको पता है
बच्चों ने करा, कितने अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने आग जैसे लगती देखी तो फोन निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, है ना। सोचिए इलेक्ट्रिसिटी की थी, एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दो, कुछ समझ नहीं आ रहा था बट वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हम वैसे ही है, वीडियो ही बनाते हैं। तो लंपी स्किन डिजीज की बात करेंगे तो ये एक वायरल डिजीज है। इस डिजीज के होने पर पशु के शरीर पर, बॉडी पर नोड्यूल्स आ जाती है, गांठें आ जाती हैं, और इसका भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमारे पास अभी तक नहीं है। लेकिन आपको इसकी फैमिली याद करनी पड़ेगी। जैसे आपका जो रिंडरपेस्ट का वायरस था वो पैरामिक्सोविरिडी फैमिली से था कि नहीं था, पैरामिक्सोविरिडी फैमिली। लेकिन जो एलएसडी का वायरस है, लंपी स्किन डिसऑर्डर वायरस जो है, वो पैरामिक्सोविरिडी में कहां से है, वो कैप्रीपॉक्स वायरस है ना, उस फैमिली से है, जो पॉक्सविरिडी फैमिली है, जिस फैमिली के अंदर मोंकी पॉक्स भी आता है ना। तो मोंकी पॉक्स में नोड्यूल्स हो जाते हैं, यहां भी नोड्यूल्स ही हो रहे थे। तो लंपी स्किन की बात करते हैं। लंपी स्किन डिजीज के अंदर क्या होता है जी, लंपी स्किन डिजीज वायरस जो है, एलएसडीवी जो है, वो फैलाता है इसे, वो मेंबर है कैप्रीपॉक्स वायरस के अंदर, कैप्रीपॉक्स वायरस का, जो किस फैमिली के अंदर आता है, पॉक्सविरिडी फैमिली के अंदर आता है। वही फैमिली जिस कारण से पशुओं के अंदर क्या हो जाता है, मोंकी पॉक्स। बड़ी अच्छी बात यह है कि एलएसडी जूनोटिक डिजीज नहीं है। एलएसडी मनुष्यों से पशुओं में नहीं आती है, लेकिन मोंकी पॉक्स जो है मनुष्यों से पशुओं में आ जाती है। मतलब एलएसडी जूनोटिक नहीं है, लेकिन मोंकी पॉक्स जो है वो क्या हो गया, वो जूनोटिक डिजीज हो गया। राइट, ओके। अगला, आउटब्रेक आर यूजुअली सीजनल ड्यूरिंग रेन बाय मॉस्किटो, फ्लाई एंड टिक। आउटब्रेक का मतलब क्या, एक गाय को हो गया वो तो समझ आता है, पर इतनी सारी गायों को क्यों हो गया, बिकॉज़ स्प्रेड हो गया। किसने स्प्रेड कर दिया, मॉस्किटो ने कर दिया, फ्लाइज ने कर दिया। आप सोच रहे होंगे सर वो तो बात समझ आ गई, कोरोना वाली बात भी समझ आ गई कि कोरोना सर इंसानों के अंदर फैल गया था, बिकॉज़ तो एनिमल के अंदर होता है। लेकिन सर एलएसडी तो मैंने कभी सुना ही नहीं सर। तो आपने बताया कि रिंडरपेस्ट को खत्म कर दिया तो बात समझ आई, लेकिन सर कोई बीमारी पहली बार कैसे हो जाती है। तो एलएसडी इंडिया में क्यों हुई, इसका कारण साइंटिस्ट ने बताया क्लाइमेट चेंज। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज विंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। विंड की डायरेक्शन चेंज होने से जो आज तक बैक्टीरिया या फिर वायरस इंडिया में नहीं आया था, हवा के साथ फ्लो करके आ गया, और पहली बार हमने एक्सपीरियंस किया किसको, लंपी स्किन डिसऑर्डर को। इट इज स्प्रेडिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन द विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन एज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। कि भैया क्लाइमेट चेंज हो गया, इस कारण से क्या हुआ, इस कारण से ये बीमारी हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी काऊ को अफेक्ट करके गई है, बहुत सारे एनिमल इससे मर गए हैं। स्पेशली आपने सोशल मीडिया में वायरल होते फोटोज क्यों देखी, वीडियो क्यों देखी, बिकॉज वो एनिमल मर रहे थे जो वीक है। तो घर के अंदर जिस एनिमल को हम रखते हैं ना, उसके पास क्या होता है, अच्छा न्यूट्रिशन, तो वो एनिमल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। बट सड़कों पे आवारा घूमने वाले के पास न्यूट्रिशन नहीं है, तो आवारा घूमने वाले पशुओं को इन्फेक्शन जल्दी से हो रहा था और वो मर जा रहे थे। इतने सीवियर हाल थे कि पशु की बॉडी से जो नोड्यूल्स होते हैं वहां से लिक्विड स्टार्ट होना निकलना शुरू हो जाता था, पशु नीचे गिर के अपने पैर ऐसे हिला रहा था, बिकॉज बहुत पेनफुल प्रोसेस होती थी, और उसके बाद पशु आफ्टर टाइम मर जाता था, है ना। तो बहुत सीरियस था, बहुत डरावना जैसा था ये वाला सीन। मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो मोर्टेलिटी रेट जो बीमारी के अंदर वो 5% है, मोर्बिडिटी 10 to 20%। ऐसा इसका मतलब क्या होता है, देखो जब एक बीमारी आपको होती है तो क्या बीमारी होने पर जो वेक्टर आपके अंदर चला गया तो क्या गारंटी का बीमार पड़ेंगे नहीं, क्योंकि वेक्टर अंदर जाता है, हमारा जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो क्या करती है भाई साहब, वो उसे अटैक करके खत्म कर देती है। तो पहली बात तो बीमारी होने पर बीमार होता ही नहीं हो जी। लेकिन अगर बीमारी होने बीमार हो गए तो वो है मोर्बिडिटी रेट। तो जितनी गायों को हुआ था ये 10 to 20% बीमार हो जा रही थी, और जितनी को हुआ उसमें से 5% मर जा रही थी। तो मोर्टेलिटी रेट है 5% का, और बीमारी दर मोर्बिडिटी रेट है कितना जी, 10 to 20% का। ठीक है, यूजुअली किनको हो रहा था ये, हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग थिन स्किन यूरोपियन कैटल्स को। यूरोपियन को कम हो रहा था, बट सड़कों में घूमने वाले आवारा को ज्यादा हो रहा था। लेकिन उसके बाद यूरोपियन कैटल को, बिकॉज़ थिन स्किन पतली स्किन वाले के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस कम होती है, आर मोर ससेप्टेबल टू द डिजीज कंपेयर टू इंडिजिनस। तो इंडिजिनस को कम हुआ, क्रॉस ब्रीड को ज्यादा हुआ, पर उससे कहीं ज्यादा सड़क वाली को हुआ, बिकॉज़ सड़क वाली तो कमजोर है ना यार। द इंक्यूबेशन पीरियड इन द एनिमल वेरीज बिटवीन 4 and 7 days, या फिर 4 to 7 days, बट इट मे आल्सो लास्ट अप टू 5 वीक। ध्यान से पढ़ो ताकि आपको बाद में डाउट ना, आप कह रहे थे ना कि सर वहां तो वैसे लिखा है। देखो इंक्यूबेशन पीरियड में कितना वेरिएशन है भाई लोगों, 4 दिन से 7 दिन का हो सकता है, बट कह रहे हैं 5 हफ्ते 35 दिन तक भी जा सकता है यार। तो 4 to 35 days, बट मोस्ट कॉमनली देखा गया कि 4 से 7 दिन में सिम्टम दिखा रहा है, इसलिए इंक्यूबेशन पीरियड एलएसडी का वो कितना हो गया, 4 to 7 days हो गया। सिम्टम क्या आते थे इस बीमारी के अंदर, होता क्या था, ये तो आप सब लोगों ने देखा हुआ है कि बॉडी के ऊपर नोड्यूल्स हो जाती थी, गांठें हो जाती थी पशु के शरीर के ऊपर, नोड्यूल्स दैट डेवलप ऑन द स्किन ऑफ द कैटल एज अ रिजल्ट ऑफ द डिजीज। नजल डिस्चार्ज, नाक से डिस्चार्ज आना स्टार्ट होता था, फिर आंखों से डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता था। दिस इज फॉलोड बाय अ हाई फीवर विद लो मिल्क प्रोडक्शन। फीवर हो गया और साथ साथ क्या, मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया। इसकी दवाई तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इसीलिए क्या किया, एनिमल को मेडिसिन दी जाती फीवर की। फीवर की मेडिसिन देने से बीमारी ठीक तो नहीं होती, बट एक बार फीवर कम हो जा रहा था। फीवर कम होने पर क्या होता है, जब आपको फीवर हो गया आप पैरासिटामोल लेते हैं, पैरासिटामोल फीवर ठीक नहीं करता, उसको एक टेंपरेरी टाइम के लिए रोक देता है, लेकिन हम हेल्दी फील करते हैं, खाना वाना खा रहे चल फिर लेते हैं, तो हमारी बॉडी नॉर्मल होकर क्या करती है भाई साहब, उस बीमारी को खत्म कर देती है। तो यहाँ भी ऐसा हो रहा है कि हमारे पास कोई इसकी क्या नहीं है, मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन बीमारी में हम क्या करते हैं, एलएसडी के अंदर उसको फीवर की ही मेडिसिन देते हैं कि फीवर एक बार कम हो जाए और पशु फिर रिकवर कर जाता है। राइट, कैटल डेवलप लम्प्स ऑफ 10 to 50 mm, बहुत बड़ा यार, 1 से 5 सेंटीमीटर, एक तो इतना सा होगा, बट 5 सेंटीमीटर यहाँ तक चला जाएगा, इतना मोटा नोड्यूल भी हो सकता है। 1 to 5 या फिर 10 to 50 mm इन डायमीटर। द कैटल आल्सो डेवलप्स स्वोलन लिम्स, टांगों के अंदर सूजन आ जाएगी, 10 से 50 mm के ऊपर गांठें आ जाएंगी। अभी तक कोई भी इसका एंटीवायरल हमारे पास नहीं है, मतलब दवाई अभी तक इसकी कोई भी हमारे पास नहीं बनी है। कौन सी बीमारी की, जो आपको सामने दिख रही है, लंपी स्किन डिसऑर्डर। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको बता दिया। ओके, उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद आ गया मीजर टू टेकन ऑन द फार्म इन केस ऑफ सस्पिशन। आपको डाउट हुआ है कि मेरे पशु को बीमारी हो सकती है ना, अभी हुई नहीं है, तो क्या करो भाई साहब, फटाफट से एनिमल को सेपरेट करिए। इफ पॉसिबल सेपरेट द सस्पेक्टेड केस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द हर्ड, बिकॉज़ अभी तो डाउट ही है, पर अगर सच्ची में हो रखा होगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना, तो क्या करो, फटाफट से पशु को अलग कर दो। दूसरा, सेपरेट द रेस्ट ऑफ द एनिमल फ्रॉम द नेबरिंग हर्ड, साथ वाले हर्ड से आपके हर्ड को अलग कर दो बाय फीडिंग देम ऑन द फार्म। कम्युनल ग्रेजिंग के लिए मत लेके जाओ यार, बाहर उनको चराने के लिए मत लेके जाओ। वैसे बोलो तो मॉनसून सीजन के अंदर पशुओं को चराने के लिए नहीं ले जाना चाहिए, बिकॉज़ उसी टाइम पे ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। डिसइंफेक्ट कीजिए अपने हाथों को, अपने फुटवियर को, अपने कपड़ों यानी आउटफिट को, कोई भी डिसइंफेक्टेंट लेके साफ कपड़े यूज कीजिए ताकि बीमारी के वायरस ना फैल पाए। डिसइंफेक्ट करिए इक्विपमेंट को, जो बर्तन आप यूज कर रहे हैं और जो मटेरियल आप यूज करते हैं अफेक्टेड होल्डिंग के अंदर, उनको भी अच्छे से डिसइंफेक्ट करो। तो साफ सफाई वाली चीजें यूज करेंगे तो बीमारी आगे नहीं फैलेगी, जिसको हो रखी है उसको तो हो ही रखी है। तो दवाई तो इसके लिए हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि इसकी वैक्सीन बना ली गई है। इसकी वैक्सीन का नाम है लंपी प्रो वैक इंड। वैक मतलब वैक्सीन, इंड मतलब इंडिया। लंपी प्रो वैक इंड जो 2 सेंटर्स ने मिलकर बनाई है, आईसीआर के पहला एनआरसीई नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन जो हिसार के अंदर है, और दूसरा आईवीआरआई सब लोग जानते हैं जो यूपी इज्जतनगर के अंदर है, इज्जतनगर यूपी के अंदर है। इन दोनों ने मिलकर वैक्सीन बनाई है जिसका नाम क्या है, लंपी प्रो वैक इंड। चलिए जी, क्या आपको 3 बीमारियों के बारे में अच्छे से समझ आया? पहली हमने पढ़ी एफएमडी, दूसरी हमने पढ़ी रिंडरपेस्ट, और तीसरी हमने पढ़ी कौन सी, एलएसडी। अगर कुछ पेपर में क्वेश्चन आएगा तो एक तो आपको याद होगा वायरल डिजीज है, ठीक है। दूसरा आपको जो याद करना पड़ेगा स्पेसिफिकली वो करना पड़ेगा इनके सिम्टम। कारण ये कि जो आप वो पढ़ो प्रिवेंशन तो सेम है, साफ सफाई रखो, यूटेंसिल साफ करो, कपड़े साफ करो, हर जगह करो, ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन सिम्टम जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो एक बार के लिए आंखें बंद करो, बात आपको सुनी, आंखें बंद करो और आंखें बंद करके सोचो, ये एफएमडी है, ये रिंडरपेस्ट है, ये एलएसडी है, क्या तीनों के सिम्टम अलग अलग आंखें बंद करके दिखाई दे रहे हैं? इफ यस तो आपने बढ़िया से पढ़ लिया है, और नहीं तो फिर अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको सिम्टम क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है जी। और इंक्यूबेशन पीरियड आपने जो पढ़ा, अगर पेपर में इंक्यूबेशन पीरियड आ गया और सर वेरिएशन है तो मैं कैसे करूंगा?
तो आप मुझे बताओ जरा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ रिंडरपेस्ट का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, जरा आंसर दीजिएगा मुझे। इस तरह से ऑप्शन बनेंगे यार, ऐसा थोड़ी कि वो ऑप्शन ये बना देगा 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, मार खाएगा एग्जामिनर ऐसा कर देगा, तो कभी नहीं करेगा ऐसा। क्यों नहीं करेगा? उसको पता है इतना हल्ला करना शुरू कर देगी। देखा, आपने सही आंसर दे दिया ना। मैंने आपसे रिंडरपेस्ट का इंक्यूबेशन पीरियड पूछा है, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या आएगा? इट विल बी B327। हमारी क्लास का टाइम हो चुका है, हमने वायरल डिजीज को पढ़ लिया है, एंथ्रेक्स जो है अगली बैक्टीरियल डिजीज है, तो बचा हुआ पार्ट हम कल की क्लास के अंदर पूरा करते हैं। अभी के लिए ओवर करेंगे सेशन को, और क्या कल मिलेंगे सेम टाइम पर, कंटिन्यू करेंगे डिजीज वाला पार्ट, और डिजीज खत्म होते ही फिर अगले पार्ट पे चलेंगे जिसमें पोल्ट्री और डेयरी आ जाएगा, और जहां पे लेक्चर के अंदर टॉपिक खत्म होने टाइम बच जाएगा वहां पे शीप ब्रीड्स कवर कर लेंगे। ब्रीड्स में ज्यादा पढ़ाने वाला नहीं होता। आज अगर आप देखेंगे तो मैंने लेक्चर के अंदर समझाया है, पर ब्रीड के अंदर क्या समझाऊंगा, वो तो बस पढ़ने जैसा हो जाता है, तो उसे कहीं पे टाइम बचेगा तो वहां पे कवर करेंगे। फिलहाल कोई भी आंसर नहीं करूंगा, डाउट का ग्रुप के अंदर डाउट पूछेगा, सब आंसर किए जाएंगे। और ऐसा नहीं मैं आंसर नहीं करना चाहता, एक्चुअली मेरे घर में किसी का ऑपरेशन हुआ है और उस चक्कर में मुझे सुबह 4:30 उठना पड़ा था, तो पहले मैंने 4:30 को हॉस्पिटल में लेके गया, फिर मैंने सुबह की 2 क्लासें लिया, शाम की तीसरी क्लास लिया, एंड मुझे अभी इसके बाद फिर से क्लास लेनी है, और फिर से मुझे जाना भी है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट मैं क्लासेस डेफिनेटली लेके जाऊंगा। तो प्लीज डाउट डिस्कस करें ग्रुप के अंदर, आपको रिप्लाई किए जाएंगे सारे के सारे डाउट। मैं अभी के लिए ओवर करता हूं, आपको मिलूंगा कल सेम टाइम पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग, एंड यस, इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी एक्सटेंशन की होगी। जय हिंद, जय भारत।